सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, आपका रिवीजन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा होगा और मैंने भी जितना वीडियो आपके लिए बनाया है आपने वो सब देख लिया होगा। अभी आपका 2 एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2। आपका बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया है, उसका फीडबैक भी मुझे मिलते आ रहा है, मैं आपका सबका कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज अभी जो कंटिन्यू चलेगा वो है हमारा हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी। उसका पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है सो टेंशन का कोई बात नहीं है, मैंने शेड्यूल डाल दिया है हमारे कम्युनिटी में, हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, आप जाके एक बार देख लीजिए। हो सके तो उस शेड्यूल को नोट डाउन कर लीजिए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि उस शेड्यूल से हम स्टिक करके हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करें हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी का। तो अब आज से लेके अगले बहुत दिनों तक हम हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी करने वाले हैं, क्योंकि वो मैं आपको कवर कराने में मदद करूंगा। उसके साथ में हम लोग अपना रिवीजन भी डेट रखे हैं, जहां पे आप मेरे साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, उसको आप डिस्कस भी करेंगे पीवाईक्यू के साथ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि एक चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में हम उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में भी कर लेंगे। आज का जो चैप्टर होगा वो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ सिविक्स, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम क्रूशियल चैप्टर है। और इसमें जितना डेप्थ जाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आता रहेगा, बट उतना डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे, उतना ही आपको बताएंगे जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका क्लास 10 एग्जामिनेशन एकदम बढ़िया करने के लिए। ठीक है, तो एकदम अभी टेंशन लेने का कोई बात नहीं, ये वीडियो ऐसा डेली आएगा और आप बस एक जगह में इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कहता हूं ना कि बाद में आपको कंप्लेन करने को नहीं मिलेगा कि सर ये वाला नहीं पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे, ये नहीं पढ़े थे। हम सारा चीज कवर करके जाएंगे और देखना गारंटीड आराम से आपका बहुत अच्छा मार्क्स इसमें आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज क्या करते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट। एकदम इजी है, एकदम बढ़िया से आराम से समझना कि यहाँ पे हम लोग का देश का जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, मैं जो बोलते रहना ध्यान से समझते रहना, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में उसको डाल देना। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, डेमोक्रेसी में टोटल 4 पिलर्स होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी बोले तो लोगों का शासन, लोकतंत्र। सो लोकतंत्र में 4 पिलर इंपॉर्टेंटली माना जाता है जिसके ऊपर डेमोक्रेसी खड़ा होता है। अब ये 4 पिलर अगर डगमगा गया, चरमरा गया, टूट गया, कमजोर हो गया तो देश का डेमोक्रेसी को खतरा होता है, ऐसा माना जाता है। वो 4 डेमोक्रेसी का पिलर क्या क्या है? सबसे पहला है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ को देश के लिए जितने सारा भी लॉ है उसको बनाना, उसको क्रिएट करना। क्लियर है? हम लोग उनको चुन के भेजते हैं और उन लोग हमारे लिए लॉ बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो वो काम है लेजिस्लेटिव का, जो कि है डेमोक्रेसी का पहला पिलर। डेमोक्रेसी का दूसरा पिलर क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? देश को चलाना। तो फंक्शनल काम है उनका, देश का फंक्शन करना। एक तौर पे अगर कहा जाए तो ये लॉ बनाते नहीं बट लॉ को अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बेसिक जाना, जितना डेप्थ हम जाते रहेंगे उतना आपको मजा आता रहेगा, बट ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना। तो ऊपर लेवल में समझना, लेजिस्लेटिव का मतलब समझ में आया, लॉ बनाने वाला। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो उसको फंक्शनल गवर्नमेंट बनाएगा, मतलब गवर्नमेंट को जो चला रहा है, जो वहां पे जो पोस्ट में अलग अलग बैठे हैं, जो लोग को लॉ जो बना हुआ है उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आता है जुडिशियरी, न्यायपालिका, जुडिशियरी। इन लोग का काम रहता है लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना। ध्यान से समझना कि लोगों के साथ इंसाफ हो, जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा चीज, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन भी इनको कहा गया है। किनको? जुडिशियरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कहा गया है। ठीक है, उसके साथ में और एक चीज इंपॉर्टेंटली का क्या काम है? कॉन्स्टिट्यूशन को गार्डियन करने का मतलब समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, कि अगर ऐसा कोई लॉ बना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट में बना या कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है, जुडिशरी आएगा और वहां खड़ा रहेगा। अगर लोगों को जस्टिस नहीं मिला, किसी ने किसी के ऊपर कुछ क्राइम कर दिया, कुछ उत्पात मचा दिया, तो उसको कहां इंसाफ मिलेगा? कोर्ट में। ठीक है, और तीसरा काम जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो चेक करना। किसको चेक करना? मतलब किसको रोकना? ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को। मतलब कभी भी जुडिशरी क्या करेगा, देखना आप तो ये रील्स वगैरह में ज्यादातर देखते रहते हो कि कभी भी कोई भी ऑफिसर, मान लो कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई बड़ा बाबू है, कोई दूसरा ऑफिसर है, उसने अगर अपना नियम का उल्लंघन किया या फिर उसने अपना पावर से ज्यादा अपना हद से अपना काम करना लगा, या ऐसे लोग जो कि जिनका जो अधिकार नहीं है उन लोग वो भी करने लगे और आम जनता को परेशान करने लगे, तो उसका जस्टिस कौन दिलाएगा?
जुडिशरी। दूसरा चीज, अगर ऐसा कुछ नियम कानून बनाया गया, ऐसा कोई लॉ बनाया गया जो कि संविधान के अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, लोग उसका अपोज करेंगे, नेता लोग तो बना दिए, मगर संविधान के अगर अगेंस्ट में है तो जुडिशरी उसको इंटरवीन करता है और उसमें दखल अंदाजी करके रोकता है। यहां तक ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। और चौथा जो कि अनऑफिशियल माना जाता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आज के टाइम में, वो है प्रेस। इसका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जनता को। और अभी आप लोग देख रहे हो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट पत्रकार लोग आ रहे हैं और लोग आगे सामने बढ़ के आ रहे हैं, जहां पे बड़े बड़े मीडिया लोग, जो लोग गवर्नमेंट से बिक्री हो जा रहे हैं, जो लोग के जैसा उनको इन्फॉर्मेशन लोगों तक सच्चाई पहुंचाना चाहिए वो नहीं पहुंचा रहे। तो यूथ अभी अपने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे रवीश कुमार हैं, हमारे कितने बड़े बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लोग हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि उन लोग हमको अपना इंफॉर्मेशन दे सके कि जुडिशरी क्या काम कर रहा है, कि एग्जीक्यूटिव क्या काम कर रहा है और लेजिस्लेटिव क्या काम कर रहा है। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में। अब आप बोलोगे सर यहां पे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि यही आपका टोटल क्लास 10 का सिलेबस है। कैसे? लेजिस्लेटिव में मतलब देखो, आप यहां पे पढ़ोगे कौन लॉ बना रहा है, यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट। आप एग्जीक्यूटिव में जब जाके देखोगे, जो लोग लॉ को अप्लाई करेंगे और जिनका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, वो कौन होगा? वो होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनको आप एग्जीक्यूटिव में देखोगे, ठीक है। जुडिशरी में आप इनको किनको देखने को मिलेगा? दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्लियर है? ये वाला आपको इतना इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, नथिंग टू वरी। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपका सिलेबस जो डिवीजन होता है वो किस आधार पे डिवाइड हुआ है, आपको वो क्या बताना चाह रहा है। आपको वो डेमोक्रेसी के बारे में बताना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी का पिलर किन पे स्थित है। ये था अपना इंट्रोडक्शन चीज। समझ में आया? समझ में आ रहा है? आज के चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे? हम करेंगे यूनियन पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है? अभी ये वाला देखो, इंटरेस्टिंग चीज लगा कि नहीं कि यार अब मतलब दिमाग में सवाल आना चाहिए कि यार ऐसा सिलेबस रैंडमली हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है और बाकी चीज क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि उनका इंटेंशन आपको समझना चाहिए कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको, या जो क्लास 10 के बच्चे हैं, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं, उनको कम से कम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उनके बारे में पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अभी हम करेंगे यूनियन पार्लियामेंट। कल को कोई अगर आपको इंट्रोडक्शन पूछे, या ये इंट्रोडक्शन आप भी उन्हें बता सकते हो, उन लोग भी बोलेंगे यार ये एक अजीब तो नहीं कह सकते, ये एक न्यू इंट्रोडक्शन है जो तूने बताया। हाँ, बहुत लोग को ये पहले से भी पता होगा, नो डाउट, मगर अगर आपको नया है, पता चल रहा है, तो आप कनेक्ट करते जाओगे कि हर चीज एक लॉजिकल वे पे फॉलो होगा दूसरा को। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा यूनियन पार्लियामेंट चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है। तो एकदम ध्यान से समझना कि यूनियन पार्लियामेंट का चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है। मैं इधर साइड पे इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग का जो चैप्टर हम पढ़ेंगे अभी, यूनियन पार्लियामेंट, इसमें ध्यान से समझना, इसमें हमें लोकसभा के बारे में जानना है, इसमें हमें राज्यसभा के बारे में जानना है, और इधर में हमें अदर फंक्शंस के बारे में जानना है। ये है 3 मेजर कैटेगरी। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि आप ध्यान से समझना, जो यूनियन पार्लियामेंट हम लोग का रहता है, ओके, जो यूनियन पार्लियामेंट रहता है, वो यूनियन पार्लियामेंट 3 यूनिट में डिवाइड होता है। कितना? 3 यूनिट। और उसके पीछे लॉजिक भी है, रीजन भी है, ध्यान से समझना। 3 यूनिट क्या क्या है? आप बस नोट्स बनाते रहो और बस एंजॉय करते रहो। मैं बोल रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। अभी तो आपका इमीडिएट एग्जामिनेशन कुछ आने वाला है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, बट आप जब भी देखोगे प्लीज इसको भले ही 1.25 या थोड़ा स्पीड में देख लेना, बट इसका नोट्स जरूर बनाना, बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो, तो यूनियन पार्लियामेंट 3 पार्ट में क्या क्या है? एक पार्ट जिसको कहते हैं लोकसभा, ओके, दूसरा पार्ट है राज्यसभा, ठीक है, और तीसरा यूनिट जो होता है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने शॉर्ट में प्रेस लिखा है, पर दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये तीनों लोग को मिला के यूनियन पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, सो यूनियन पार्लियामेंट में ये 3 ही यूनिट क्यों है? क्योंकि ध्यान से समझना, जैसे कि एक तरफ से मान लो जो कुछ भी नियम कानून बनने वाला होता है, वो नियम कानून इसी प्रोसेस में फॉलो होता है। अगर एक नियम कानून को लॉ बनना है, अगर एक बिल को लॉ बनना है, तो उसको ये पाथ फॉलो करना पड़ता है। क्या? बिल हमेशा दोनों घर से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर जो प्रेसिडेंट का साइन करने के बाद में वही बिल बन जाता है एक्ट।
इसीलिए आप ये वर्ड हमेशा हर जगह ज्यादातर आप सुनते रहोगे कि ये बिल आ गया, ये बिल आ रहा है, ठीक है। सीएए के ऊपर में हम लोग का बहुत बड़ा देश में बवाल हो गया था। तो जब भी सरकार कोई नियम लाता है और नियम पास होने से पहले उसको यहाँ पे बिल कहा जाता है और पास होने के बाद में उसको एक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो कानून बन जाता है। और इन्हीं तीनों को पास करेंगे तभी जाके एक कानून देश में बनता है। तीनों में से कोई एक भी अगर एग्री नहीं किया तो देश में कानून नहीं बनता है। इसीलिए यूनियन पार्लियामेंट का ये 3 यूनिट है। प्रेसिडेंट के लिए तो अलग से चैप्टर है। तो इस वाला चैप्टर में हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए एक एक करके हम उसको जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है लोकसभा, क्या है राज्यसभा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन है, काम है, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। अभी हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। एकदम इजी, एकदम मजेदार, एकदम इंटरेस्टिंग। आप इसको पढ़ के जाओगे तो सिर्फ मार्क्स नहीं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी लेते हुए जाओगे। एक बार इंफॉर्मेशन लेते हुए आप चले गए तो आप लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो, न्यूज़ में क्या चल रहा है आप उसको जान सकते हो और आप अपना अंडरस्टैंडिंग भी आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपका आगे का सपना है सिविल सर्विसेज के लिए या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो यहाँ पे कम से कम हमें इंडिया का बेसिक जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ का ज्योग्राफी है, जो यहाँ का हिस्ट्री है, यहाँ का पॉलिटी है, हमें सब कुछ जान के रखना पड़ता है। आपको ओवरऑल एक स्मार्ट इंसान बनाएगा, ठीक है। सो लोकसभा का हम पहला चीज क्या जानेंगे, चलो उसी प्रक्रिया में। अच्छा, मैं इसको साइड में लिखते जाता हूँ, है ना, थोड़ा थोड़ा जगह बचा देते हैं। अपने पास एक ही पेज है। तो लोकसभा के बारे में हम सबसे पहला चीज जानेंगे क्या, इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। आप नोट्स बनाते रहिए, आपको समझ में आते रहेगा और आप रिवीजन में एकदम चीर फाड़ कर दोगे और बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा। सो अभी भी अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस आप करते जाओ। तो इसका अलग अलग नाम है क्या, लोकसभा। ध्यान से समझना, ये जो लोकसभा है ये ज्यादातर क्या है, ये हाउस है, एक घर है, एक कमरा है, ठीक है। इस कमरे में कौन बैठा रहेगा, इस कमरे में वो लोग बैठे रहेंगे जिनको हम चुन के भेजे हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां तक क्लियर है। अरे फिर से टेढ़ा हो गया क्या यार, हट, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लोकसभा को क्या कहा गया है, घर कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी चीज का एक अलग अलग नाम भी है। एक नाम क्या है पता है, इसको बोलते हैं टेम्पररी हाउस। किसको, लोकसभा को। बहुत बढ़िया। अभी जैसे हर किसी का नाम होता है और किसी का नाम के पीछे हम जो निकनेम देते हैं कुछ कारण होता है, वैसे ही कारण लोकसभा का भी है कि लोकसभा को नाम बोला गया है टेम्पररी हाउस। बट टेम्पररी हाउस क्यों है, टेम्पररी का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, है ना, अस्थायी रूप में है, जो हमेशा के लिए नहीं है, कुछ पल के लिए है। तो ये भी कुछ पल के लिए होगा बिल्कुल, क्योंकि इसका जो टर्म है, जो टाइम है वो 5 साल के लिए है। इसका मतलब हर 5 साल के बाद लोकसभा क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। ध्यान से समझना, डिसॉल्व हो जाने का मतलब क्या है, क्या घर पिघल जाता है, नहीं। डिसॉल्व होने का मतलब है कि यहाँ पे जो घर का मेंबरशिप है वो मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है घर का। इसका मतलब जैसे आपका सिम का वैलिडिटी रहता है, जैसे आपका पावर प्लान का वैलिडिटी रहता है, याद है कि 1 महीना 3 महीना, फिर वो टाइम खत्म होने के बाद वो डिसॉल्व हो जा रहा है। डिसॉल्व हो जा रहा है मतलब वो एक्सपायर हो जा रहा है। तो उसी तरीके से जो मेंबर चुन के आते हैं वो मेंबर, जिनको हम एमपी कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने समय तक वो मेंबर रह सकते हैं, 5 साल। 5 साल के बाद में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उनका मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है, पूरा का पूरा घर को डिसॉल्व किया जाता है। तो घर को डिसॉल्व किया जाता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है उनका मेंबरशिप सीज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्लियर है, इसीलिए उसको हम टेम्पररी हाउस कहते हैं। अब क्योंकि हर 5 साल में रिन्यू हो रहा है, हर 5 साल में कुछ नया आ रहा है। समझ में आया, क्लियर है, एकदम इजी। दूसरा नाम इसका है लोअर हाउस। ये ब्रिटिश एरा के टाइम से चलता आ रहा है और इसीलिए उसको लोअर हाउस कहते हैं। इसके पीछे एक डीप लॉजिक है, उसको जानने का दरकार नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लोकसभा क्यों लोअर हाउस का है। ध्यान से समझना, क्योंकि वो आपका इंटेलिजेंस चेक करना चाहता है और वो उस लेवल पे चेक करना चाहता है जो आपको पता है, जो आप जान सकते हो, जो आपका स्टैंडर्ड लेवल का है। वो आपको नहीं पूछेगा कि सिविल सर्विस लेवल, ठीक है। इसलिए इसको ज्यादा डीप में मैंने नहीं बता रहा हूं। सो ये वाला काम क्या है, सेकंड, लोअर हाउस। इसका एक और एक नाम भी है पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस, इसका और एक नाम भी है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन पीपल लोग वहां पे रहते हैं, आम आदमी लोग रहते हैं, इसलिए हाउस ऑफ
कॉमन, मगर ये हमेशा ज्यादातर आपको रीजन पूछेगा कि वाई लोकसभा इज कॉल्ड टेम्पररी हाउस. इट इज कॉल्ड टेम्पररी हाउस बिकॉज आफ्टर एवरी 5 years लोकसभा गेट डिसॉल्व एंड फ्रेश इलेक्शन टेक्स प्लेस. क्लियर है. नेक्स्ट, तो पहला चीज हम पढ़ लिए दैट इज नेम्स. अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड चीज जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार है, वो है इसका कॉम्पोजिशन. वो है इसका कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन का मतलब कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, इतने में क्या होगा, कैसे होगा, और इसका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है. अगर आपने PYQ लगा रखा है या नहीं लगाया है तो मैं बोल रहा हूं यह हमेशा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आते ही रहता है. मैं आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं बताऊंगा जो कि आपका पढ़ाई में काम नहीं आएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा. ठीक है. सो कंपोजिशन एक बार जान लेते हैं, ध्यान से समझना कि सर ये तो समझ में आ गया कि लोकसभा हमारा एक घर है, उसमें बैठते हैं मेंबर्स लोग, इसीलिए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं. वो लोग इलेक्शन जीत के जाते हैं, उनको कौन वोट करता है, उनको हम वोट करते हैं और उनको हम लोकसभा में भेजते हैं कि जाओ हमारे लिए नियम बनाओ. अब कितने टोटल उसमें सीट होते हैं, तो उसमें टोटल जो मेंबर्स होते हैं, टोटल मेंबर्स कितने के हैं, ध्यान से समझना. अच्छा, अब इसको याद करने का एक सिंपल लॉजिक मैंने बॉक्स में क्यों दे दिया, क्योंकि इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है. क्या, देखो इसको टोटल मेंबरशिप है इसके 550. ठीक है, टोटल मेंबरशिप कितने, 550. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 550. अच्छा, ये नियम बना के रखे गए कि 550 टोटल स्ट्रेंथ होंगे. बहुत बढ़िया. अब ये 550 को हम लाएंगे कहां से, तो हम दो तरफ से भरेंगे 550 सीट को. कैसे, कुछ मेंबर्स को हम लाएंगे देश के स्टेट से, कुछ मेंबर को लाएंगे देश के यूनियन टेरिटरी से, क्योंकि दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए ना, दोनों जगह से बराबर के मेंबर्स आने चाहिए. ठीक है. अब टोटल स्टेट्स, कितना स्टेट्स है अभी हमारे पास, 28 स्टेट्स. कल को क्या पता फिर चेंज हो जाए. टोटल यूटी कितना है हमारा, 8. आई होप इतना तो आपको बेसिकली पता ही होगा, राइट. तो 28 स्टेट्स और 8 यूटी, 28 स्टेट से कितने मेंबर्स भरे जाएंगे लोकसभा में, दैट इज 530. ठीक है, मेरे साथ ड्रॉ करते रहना, बनाते रहना, इजीली समझ में आ जाएगा. ओके. यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी से कितने भरे जाएंगे, बताओ कितने भरे जा सकते हैं, ये है 20. ये इतना मैक्सिमम सीट अलॉट किया गया है कि 530 स्टेट को, 20 है यूनियन टेरिटरी को. इतना क्लियर है. तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है, 550. मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 कैसे भरा जाएगा, 530 स्टेट में से और 20 भरा जाएगा यूनियन टेरिटरी से. इतना तक क्लियर है. हाँ सर क्लियर है. अभी प्रेजेंट लेवल पे, प्रेजेंट डे पे हमारा कितना स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट स्ट्रेंथ आउट ऑफ 550 हमारा टोटल स्ट्रेंथ अभी कितना है, दैट इज 543. ये 543 क्यों है पता है, क्योंकि पूरा का पूरा यूनियन का सीट भरा नहीं गया है, कुछ ना कुछ सीट यूनियन का खाली रहता है. क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया यहां तक, ऑल ओके, ऑल बढ़िया. ये है आपका इसका कंपोजिशन, 550, 530, 20, 543. क्लियर है, समझ में आ गया. याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा. तो पहला पॉइंट हम इसको बना के लिख सकते हैं दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550. सेकंड पॉइंट ये बना सकते हैं, आउट ऑफ 550 मेंबर्स 530 मेंबर्स आर टू बी टेकन फ्रॉम स्टेट्स और इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स. देन आउट ऑफ 550 मेंबर्स 20 मेंबर्स आर टू बी टेकन अप फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. क्लियर है, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है. उसके बाद द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 543. तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट हमने लिख लिया. 4 पॉइंट को आप क्लब करके 3 भी बना सकते हो, 1 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है. यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया. तो नेम्स और कंपोजिशन दो चीज हमारा क्लियर हो गया. तीसरा चीज है इसका टर्म. टर्म बोले तो इसका समय, इसका टाइम. मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि इसका नॉर्मल टर्म कितना है, नॉर्मल टर्म है 5 years. एकदम ध्यान से समझना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है. ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा, द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 years. क्लियर है. 5 साल तक नेता लोग वहां पे बैठे रहते हैं और उसके बाद फिर आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, भाई साहब वोट कर दो, और 5 साल तक उनका हेकड़ी चालू रहता है. तो इसीलिए याद रखना, नेता लोग 5 साल तक लोकसभा वगैरह में बैठे रहते हैं. सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो भी आप बोल सकते हो 5 years, या फिर कह सकते हो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, ये टर्म ऑफ लोकसभा 5 years.
जहां पे आपको टाइम पूछा गया 5 साल। अब इसमें 2 चीज याद रखना, इसमें ये एक इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। क्या ये जो टर्म है 5 साल, ध्यान समझना, क्या ये 5 साल का जो टर्म है क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? मतलब आपने तो सर कहा कि 0 से लेके 5 साल, तो क्या सर 5 साल से बियॉन्ड ये जा सकता है? पहला सवाल। तो सर 5 साल अगर टाइम आपने बोला तो क्या 5 साल से पहले ये क्या लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है? 2 सवाल है ना, दैट इज बिफोर और आफ्टर। मैंने बिफोर को B4 लिख दिया है, ठीक है, और आफ्टर मतलब लोकसभा का जो टाइम है, जो उसका जो जितना पावर दिया गया, जितना जो टाइम का उसका दिया गया है, क्या वो एक्सटेंड हो सकता है? सो यहां पे जो सवाल है कि क्या आफ्टर मतलब क्या ये एक्सटेंड हो सकता है? तो सवाल है यस, मैंने टिक मारा है मतलब यस। सो कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड? ऑफ कोर्स इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो सवाल नेक्स्ट आएगा सर कब? तब जब देश में लगा होगा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, ध्यान से समझना। अब नेशनल इमरजेंसी इसका मतलब द टर्म ऑफ लोकसभा, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा? सर 5 years। कैन द टर्म ऑफ लोकसभा बी एक्सटेंडेड? यस। When the term of Lok Sabha can be extended? It can be extended when there is a national emergency। मतलब देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगा है तब लोकसभा का टर्म एक्सटेंड होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। कितना टाइम तक एक्सटेंड होता है? 1 year, एक साल करके एक्सटेंड होता रहता है। अच्छा, मतलब कि मान लेते हैं अभी 2000 मान लेते हैं कि 2025 में सरकार बना, तो 2030 में अगर मान लेते हैं, एग्जैक्ट वाला डेट नहीं बता रहा हूं, अगर 2025 में सरकार बना तो लोकसभा के मेंबर आए तो वो कब तक रह सकते हैं? 2030 तक। तो क्या 30 से 31 हो सकता है? जी हां। कब? जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगे तब। 30 के बाद कितना टाइम एक्सटेंड होगा? एक साल एक्सटेंड होगा। पहले 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, डिपेंड करता है कितना दूर तक उन्हें एक्सटेंड करना है, और उसका भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें भी अप्रूवल है। तो यहां तक आपको समझ में है? कैन द टर्म बी एक्सटेंडेड? यस। कब हो सकता है? जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो। नेशनल इमरजेंसी लागू होने से कितना टाइम बढ़ता है? 1 year। अब एक चीज खाली याद रखना, देश में नेशनल इमरजेंसी कब लगता है? नेशनल इमरजेंसी देश में 3 ही सिचुएशन में लगता है, ठीक है। और 3 सिचुएशन यहां नीचे दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, तो यहां पे मैं साइड पे लिख देता हूं। 3 सिचुएशन क्या है? एक वॉर, जब हम देश में, हमारा देश जब वॉर पे इन्वॉल्व है, लड़ाई चल रहा है किसी देश के साथ में, है ना। दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन, जब हमने वॉर वगैरह डिक्लेयर नहीं किया पर बाहरी कोई देश हम पे अटैक कर दिया, अग्रेशन हुआ हमारे साथ हिंसा हुआ, बट बाहर से हिंसा हुआ, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तीसरा आर्म्ड रिबेलियन, जब देश में यहां पे विद्रोह होना चालू हो गया, सरकार के खिलाफ ही विद्रोह चालू हो गया कि सरकार को गिराने का कोशिश हो गया, वो भी हथियार के बल से, उसको आर्म्ड रिबेलियन कहते हैं। अगर ये 3 सिचुएशन देश में लागू है, या फिर अगर इन तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन, अगर ऐसा परिस्थिति लग रहा है, तब लगेगा नेशनल इमरजेंसी, और तब लगेगा 1 साल का एक्सटेंशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपका क्वेश्चन आपने देख लेना केस स्टडी के रूप में भी कभी कभी पूछता है। कभी कभी क्या आजकल पैटर्न हो गया कि आपको एक सिचुएशन दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। इसीलिए ध्यान से समझना, ऐसा नहीं तो गया। यहां तक क्लियर है? तो क्या ये टर्म से पहले ये एक्सपायर हो सकता है? क्या बिफोर ये डिसॉल्व हो सकता है? यस सर, ये भी हो सकता है। मतलब अगर टाइम है 5 साल, 5 साल से आपने तो सर कहा बियॉन्ड हो सकता है, अब 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है। जी हां। कब हो सकता है? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाए। मैंने एनसीएम लिखा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं है। एनसीएम बोले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्लियर है। अविश्वास प्रस्ताव जब ये पास हो जाएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तब लोकसभा 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? एकदम बेसिकली समझ में आ रहा है। हमने अभी तक लोकसभा का 3 चीज कंप्लीट कर दिया है। अब उसका लोकसभा का और आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज इसके बारे में बताया गया। मिटा देता हूं मैं, इतना वाला पार्ट मैंने मिटा दिया। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग नंबर 4, दैट इज क्वालिफिकेशन। आप लोग पूरा सीरियल वाइज उसको लिखते जाना, ठीक है। यह है हमारा क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको लोकसभा में मेंबर बनने का, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन पहले आपको रखना है। एकदम सिंपल, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनने का है तो कैसे करेंगे, क्या क्या तरीका है, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखना चाहिए। अच्छा, इस क्वालिफिकेशन को समझने के लिए ध्यान से समझना, इसमें 2 चीज़ है। कुछ मैंने डूज रखा है
और कुछ मैंने डोंट्स रखा है। अब ये मैंने आपका समझने के लिए रखा है, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखते ना डूज एंड डोंट्स, बर्बाद हो जाओगे, फिर कमेंट में मेरे को चिल्लाओगे। यहां से ध्यान से समझना, डूज मतलब कुछ हमें फॉलो करना है, कुछ पॉइंट्स को हमें अपने पास रखना है। डोंट्स का मतलब कुछ पॉइंट्स को हमें अपने पास नहीं रखना है। इस कैटेगरी को आप डिस्क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं कि अगर ये कैटेगरी रखे तो क्या हो जाएगा सर, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर ये कैटेगरी ना रखे तो क्या हो जाएगा सर, हम क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। मतलब एक ही बात है, वही ना हम लोग लैंग्वेज में कहते हैं टू हैवी और नॉट सो हैवी का, ठीक है। तो ये वाला ध्यान से समझना कि कुछ डूज है कुछ डोंट्स है, तीन चीज हमें अपने पास में रखने का है, जरूरी है। सबसे पहला हम लोग को नागरिकता, कि हम कौन से देश के नागरिक होना चाहिए वो हम लोग को बताया गया, दैट इज इंडिया का नागरिकता। भाई इंडिया का पार्लियामेंट में अपने को जाना है, लोकसभा का मेंबर होना, तो इंडिया का नागरिक तो अपने को होना ही है। तो पहला पॉइंट क्या है कि दैट पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्लियर है। सेकंड चीज, आपका मिनिमम एज, आपका मिनिमम एज यहां पे कम से कम आप 25 साल के होना चाहिए। तो क्या आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप तो 18 के भी नहीं हुए होंगे, है ना। क्या मैं लोकसभा का मेंबर बन सकता हूं? मतलब क्वालिफाई, क्या क्वालिफिकेशन रखता हूं? ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन में रखता हूं, 25 ईयर का मैं एबव हूं, तो कम से कम 25 साल। इसमें केस स्टडी क्या आ जाएगा, मान लो क्या कोई 24 साल का लड़का रह सकता है? बिल्कुल नहीं। आप जो कोई भी हो 25 साल का एज को कंफर्म करना है, उसको मिनिमम क्वालिफाई करना है। तीसरा, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि आपको सिटीजन इंडिया का बनना है, आपको मिनिमम एज 25 साल का रखना है। अब यहाँ पे कुछ डूज तो हमने कर लिया, कुछ डोंट्स यहाँ पे क्या है, इसको मिटा देते हैं, इसको फिर कर लेंगे, कुछ बचा होगा तो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 3, हमें कुछ डोंट्स है, क्या हमें कुछ उसको फॉलो नहीं करना है, अपने पास उसको नहीं रखना है। अगर रखे देन गए, काम से खत्म। क्या है वो है हमें अनसाउंड माइंड नहीं होना है। अब ध्यान से समझना, अब जब कभी भी मैं अनसाउंड माइंड कहता हूं तो दिमाग में हमें लगता है कि पागल का बात सिर्फ नहीं है, वो तो है, वो तो मतलब कोई मेंटली अगर कोई सिक हो रहा है, जिसको हम अपने रफ भाषा में हम पागल तो कहते थे इजीली, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए, राइट। बट वो कैटेगरी तो हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड और क्या आ सकता है, जो ऐसा एक माइंड जो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता है। आपने देखा होगा ना मूवी गजनी, नहीं देखा है तो देख लेना, जिसमें आमिर खान लीड रोल में है, उसको सिर पे इंजरी उसको लगे रहता है और वो हर 15 मिनट के बाद भूल जाता है। 15 मिनट में उसका मेमोरी रिबूट होने लग जाता है, मतलब उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ रहता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कितना टाइम तक चलता है? 15 मिनट तक चलता है। तो क्या उसको हम नॉर्मल साउंड माइंड कहेंगे? नहीं, वो अनसाउंड माइंड है। और एक फिल्म है, आप जोकर मूवी देखना, तो जोकर मूवी में इंडिया बॉलीवुड वाला नहीं, वाहियात हॉलीवुड वाला है ना, तो उसमें देखना कि जो जोकर जो विलन होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसा उसका मेंटल कंडीशन तो नहीं कह सकते, उसका ऐसा कंडीशन हो जाता है कि बेचारा वो बहुत डिप्रेस होने लगता है, और इसीलिए उसका जो टिक रहता है, मतलब वो बहुत हंसने लगता है, अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है। ये भी ब्रेन का एक फंक्शनैलिटी अबनॉर्मैलिटी है। कुछ लोगों को ऐसे जाते जाते देखना नींद आ जाएगा। तो जितने भी अलग अलग प्रकार के हैं, या फिर आप उरी मूवी में देखना कि जैसे ही उरी में जो मेन कैरेक्टर विकी कौशल का दिखाया गया था, उसमें उसकी मॉम जब वो बहुत बड़े हो गए तो उसमें देखना कि उनको याद नहीं होने लगता है, तो वो बिना याद के अपने बेटे का चेहरा भूल जाते हैं। ऐसे सारे केसेस को अनसाउंड माइंड कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप अनसाउंड माइंड हो तो आपका काम खत्म, आप मेंबर नहीं बन सकते, क्लियर है। ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? ये डोंट्स में आ रहा है। और क्या क्या है इसके साथ देखते हैं। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हो, क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब इतना ध्यान से समझ लेना, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी आप अगर जॉब या पोस्ट अप्लाई मतलब होल्ड करके रख रहे हो, उसी को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मान के चलते हैं। इसमें भी और डेप्थ है, उतना जाने का दरकार फिलहाल है नहीं, यहां तक समझ में आए। तीसरा और एक चीज क्या करना है, अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो, बैंकरप्ट जिसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, अगर आप डिक्लेयर्ड हो जाते हो इंसॉल्वेंट, अगर आप बैंकरप्ट हो जाते हो, अगर कोर्ट आपको डिक्लेयर कर देता कि ये इंसान कंगाल हो गया, तब जाके आप क्वालिफाई नहीं होल्ड करोगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ में आ रहा है। अगर आप अनसाउंड माइंड हो क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हो क्वालिफाई नहीं कर सकते, अगर आप बैंकरप्ट हो क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर क्वालिफाई करना है सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, मिनिमम 25 साल का उम्र होना पड़ेगा। तो सर आपने मिनिमम बताया, मैक्सिमम क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैक्सिमम का ऐसा कोई लिमिट है नहीं।
जब तक इंसान का होश व हवास चल रहा है, वो मेंबर अच्छा है, हेल्दी है, ठीक है, जो भी है मेंबर बन सकता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आए? तो क्वालिफिकेशन एकदम समझ में आया, इजी। 4 पॉइंट अगर हमें आया तो हम उसको आराम से लिख सकते हैं, अगर हमें केस स्टडी भी पूछा तो हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आए? इसमें और एक चौथा चीज हम लोग का इंपॉर्टेंटली क्या है, इसमें है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब इतना समझना, आप लोग क्लास में जैसे क्लास टीचर है या फिर क्लास टीचर के एब्सेंस में जैसे मॉनिटर होता है, वो क्या करता है, वो आके बैठे रहेंगे और पूरा क्लास को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे। वैसे ही लोकसभा में एक मेंबर को पूरा दायित्व दे दिया जाता है कि सारे मेंबर्स को उनको कंट्रोल करना। सबसे ज्यादा बीपी बेचारा इसी इंसान का भरा हुआ रहता है, और इतना बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 500 लगभग 500 मेंबर को हमेशा उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन कितना हालत खराब हो जाता है। ठीक है, सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम क्या है, दैट इज स्पीकर। दैट इज स्पीकर। सो अगर क्वेश्चन आएगा हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, तो वो बोलना स्पीकर। या व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, पोस्ट का नाम अगर पूछेगा, नेम ऑफ द पोस्ट, तो बोलना स्पीकर। अगर कोई बोलेगा कि हु इज द करंट स्पीकर ऑफ इंडिया या नेम द करंट स्पीकर ऑफ इंडिया, तब आप यहां पे लिखना दैट इज ओम बिरला। ओम बिरला, ठीक है। बेचारा अभी ओम बिरला जी के ऊपर उनके वो निकालने का उनका प्रावधान चला जा रहा है। हम उस पर डिस्कस करेंगे कि अभी लोकसभा में ये मोशन चल रहा है कि यहाँ पे ओम बिरला को कैसे निकाला जाए, क्योंकि उसका भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में है कि हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। व्हाट इज द या हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला। या जो भी नाम चेंज होगा, आप उसको लेटेस्ट अपडेट आपको रहना पड़ेगा, आप उसको कर दोगे। अब ये जो प्रेजेंट एक लोग है, ध्यान से समझना, जिसको भी हम स्पीकर बनाएंगे, इनको हम इलेक्ट कहां से करेंगे? मैंने क्या बोला, आपका क्लास का मॉनिटर कहां से आता है? दूसरा स्कूल से। आपका क्लास का मॉनिटर कहां से आएगा? दूसरा सेक्शन से। ऑफ कोर्स यार, आपके सेक्शन से आएगा, आपके बीच से आएगा, उसी प्रकार से। सो हाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड? द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम विद इन द मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर फ्रॉम अमंग्स्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अमंग्स्ट द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर के बीच से एक जन को चुना जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस होता है, अभी इतना जानने का जरूरत नहीं है, इतना जान लो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट इनको किया गया, इनका भी टर्म कितना होता है? इनका भी टर्म तो सर उतना ही होगा जितना घर का होता है, 5 साल। यस, बट इसमें कैच है। इसमें कैच क्या है, ध्यान से समझना। ये इनका टर्म थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड, हालांकि 5 ही साल है, बट ये अपना कुर्सी नहीं छोड़ते जब तक नया लोकसभा फॉर्म होके नहीं आ जाता। ठीक है, मान लो 5 साल खत्म हुआ, 5 साल जैसे ही खत्म हुआ तो लोकसभा के सारे मेंबर्स का मेंबरशिप गया, लोकसभा के सारे मेंबर का मेंबरशिप गया। बट जब नए मेंबर्स आएंगे, उनका शपथ ग्रहण कराना, उनका काम करना, बाकी सारा चीज जो कुछ भी है, और जब तक एक नया स्पीकर आके उनकी कुर्सी पे बैठ नहीं जाता, तब तक पुराना स्पीकर कुर्सी नहीं छोड़ता। याद रखना, केस स्टडी में जरूर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो टर्म कितना रहता है? 5 साल। कब तक होल्ड करके रखते हैं? जब तक नया स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते। यहां तक ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? ओके, सो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राज्यसभा का हमें क्या क्या करना है। सेम वैसे ही चीज सीखना है जो हमने लोकसभा का सीखा था। फटाफट एक बार सीख लेते हैं। लोकसभा का जैसे अलग अलग नाम था, वैसे राज्यसभा का भी कुछ अलग अलग नाम है। इतना याद रखना, ऑपोजिट नाम है। वहां पे क्या था लोकसभा का नाम? टेम्पररी हाउस। इसका टेम्पररी का ऑपोजिट क्या होता है? परमानेंट। तो यहां पे होगा परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस। लॉजिक सिंपल है। उसको टेम्पररी क्यों बोला गया था? क्योंकि सर वो हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है, नया फ्रेश इलेक्शन होता है देश में। तो परमानेंट इसको क्यों कहते हैं? क्या सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सर ये इसका जो घर है ये कभी डिसॉल्व होता ही नहीं। सो घर जब कभी डिसॉल्व होगा नहीं तो नाम पड़ेगा परमानेंट। बहुत बढ़िया। अब सर घर कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसका मतलब क्या आ रहा है कि एक बार मान लो मैं अगर वहां का मेंबर बन जाता हूं तो मैं मरते दम तक वहां पे रहूंगा? नो, ध्यान से समझना। घर डिसॉल्व नहीं होता है, मेंबर्स का बात नहीं किया है, यहां घर का बात कर रहा है। मैंने कहा 5 साल बाद मोबाइल खराब हो जाता है, मैंने ये नहीं कहा ये वाला मोबाइल के बारे में कि ये मोबाइल हमेशा जब चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका सिम हर कुछ समय बाद चेंज करना पड़ता है। देखो दो एकदम ध्यान से समझना। अगर लोकसभा एक मोबाइल है समझ लो, और राज्यसभा अगर एक दूसरा मोबाइल है समझ लो। इस लोकसभा में इसके अंदर में लगा है सिम और इसके अंदर भी लगा है सिम।
तो ये है जैसे लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये है उसके मेंबर और ये है उसके मेंबर। ध्यान से समझना, इस पूरा मोबाइल का ड्यूरेशन ही है 5 साल। तो 5 साल के बाद में ये सिम भी आप यूज नहीं कर सकते, उसका भी वैलिडिटी खत्म। तो ये 5 साल है, उसी लिए मेंबर्स लोग 5 साल तक रहते हैं। बट राज्यसभा एक ऐसा मोबाइल है, ध्यान से समझना, जिसका घर कभी डिसॉल्व नहीं होता, घर कभी डिसॉल्व नहीं होगा। बट ये जो सिम है, मतलब जो मेंबर्स हैं, ये हर 6 साल में बदले जाएंगे। क्या होगा? बदले जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला काम मेरा मार्कर है, ये मार्कर, ये वाला मार्कर, इसका जो बॉडी है, स्ट्रक्चर, ये चेंज नहीं होता, बट इसके अंदर का जो इंक है वो बार बार रिफिल होता रहेगा, बार बार रिफिल होता रहेगा। हम जो पेन यूज करते हैं, पेन का जो चीज है उसका नाम ही तो रिफिल हमने रखा था, तो उसका रिफिल हम बार बार चेंज करते रहते हैं, मगर पेन का स्ट्रक्चर सेम है। कुछ वैसे प्रकार राज्यसभा काम करता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब ये रोटेशन कैसे होता है एक बार फटाफट हम जान लेते हैं। हर 3 साल में, हर 2 साल में, नॉट 3 साल, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। ध्यान से समझना, 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं। एकदम स्पीड समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, यहाँ पे मैं कहाँ बना दूं, मैं यहाँ बना देता हूँ। मान लेते हैं कि राज्यसभा में टोटल 90 मेंबर्स हैं। कितने? 90 मेंबर्स। तो ये 90 मेंबर्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30 30 30। ठीक है, अब जब ये मेंबर्स, और ये चलता आ रहा है, ये तब से लेके आज तक, जब से संविधान, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तब से लेके आज तक ऐसा चलता आ रहा है। मैं अभी का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं अभी का टाइम में ये सारे 2026 हो चुका है, और 2026 में इतने लोग अभी तक भर्ती है। 2 साल कंप्लीट हो गया कब? 2024 में। मान लेते हैं ये एंट्री किया, कौन? ये, इसको हमने रख दिया C, इसको हमने रख दिया B, इसको हमने रख दिया A, समझने के लिए। तो ध्यान से समझना, C आया कब? 2024 में। ठीक है, ओके। अब C जब 2024 में आया, नेक्स्ट कौन खाली होगा? नेक्स्ट कौन सा यूनिट को खाली किया जाएगा? ये यूनिट खाली होगा, क्योंकि सबको बराबरी का मौका मिलेगा। तो ये 30 मेंबर लोग खाली होंगे कब? मान लेते हैं 2026 में खाली हुए। क्यों? आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे नए 30 मेंबर को हम बुला के लाए, 30 मेंबर का ये सीट हो गया खाली, नए मेंबर्स हम 30 बुला के लाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 साल, हर 2-2 साल का बात होता है। जब 2028 हो जाएगा, 2028, फिर ये 30 लोग खाली होंगे। अब इसकी जगह में और 30 लोग आ जाएंगे। तो देखो, अब 60 नए, 30 पुराने। खाली हुआ? कभी नहीं। फिर जब 2 साल होगा, 2030, इसको खाली किया जाएगा, तो फिर ये 30 खाली हुआ, नए आ गए, और फिर 90 के 90 नए मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हर 2 साल में खाली तो हो रहा है, मगर एक सेक्शन खाली होकर फिर से भरा जा रहा है, खाली होकर फिर से भरा जा रहा है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये घर कभी भी खाली नहीं होता। 900 बोल रहा हूँ, 90 का 90 मेंबर्स हमारे क्वेश्चन के हिसाब में हमेशा रहता है। अब आप बोलोगे सर आपने फिर 6 साल क्यों कहा? देखो, मैं इसीलिए कहा। C याद है कब आए थे? 2024। 2024 के बाद नेक्स्ट इसका बारी कब आया? 2030। ये क्योंकि यहाँ पे हर मेंबर 6 साल के लिए रहता है, बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है। देखो एकदम सिंपल, एक मेंबर कितना टाइम तक, यहाँ पे 1/3 मेंबर कितने टाइम तक रहेंगे? 2 इयर्स तक। सिंपल कैलकुलेशन, तो 1 का वैल्यू निकाल लो, कितना होता है? 6 ईयर। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में है। सो राज्यसभा का मेंबर्स कितने टाइम तक रहता है? 6 साल। राज्यसभा का घर कितने टाइम तक रहता है? हमेशा के लिए। लोकसभा के मेंबर कितने टाइम तक रहते हैं? 5 साल। लोकसभा का घर कितने टाइम तक रहता है? 5 साल। ये चारों चीज में फर्क है। ठीक है, इससे क्लियरली और समझ में आ गया? आपको समझ में आ रहा है? ओके। तो क्वेश्चन आएगा तो फंबल मत करना। अगर क्वेश्चन आएगा कि फॉर हाउ लॉन्ग अ मेंबर कैन बिकम द मेंबर ऑफ, सॉरी, फॉर हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो आप उसको लिख सकते हो 6 इयर्स। फॉर हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? 5 इयर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इसका कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट है इसका क्या? कंपोजिशन। तो एक बार इसका कंपोजिशन क्या है, कैसा है, देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेम उसी तरीके से होगा। इसका कुछ मैक्सिमम स्ट्रेंथ रखा गया है, तो इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अभी जो 250 है, वहां पे क्या हुआ था? वहां पे हम स्टेट और यूटी के हिसाब से हमने डिवीजन किया था, मगर यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि यहां पे जो 250 मेंबर्स है उनको फिल कैसे किया जाएगा? उनको फिल किया जाएगा एक कैटेगरी, जो कि हम कहते हैं यूटी और स्टेट से लाया जाएगा। ये एक कैटेगरी है,
ठीक है। तो यूटी और स्टेट से लाया जाएगा का मतलब क्या है, इन्हें इलेक्शन लड़ाया जाएगा, इनका इलेक्शन होगा, और बाकी लोगों को इलेक्शन लड़ना नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में समझ में आया। अगर मान लो मुझे लोकसभा में जाना है तो मैं इलेक्शन लड़ के जाऊंगा, अगर मुझे लोकसभा में जाना है और मुझे इलेक्शन भी नहीं लड़ना है तो कैसे, मेरा नाम को नॉमिनेट किया जाएगा तब। सेम प्रकार से राज्यसभा का भी है। तो राज्यसभा में एंट्री करना है तो दो तरीका है, एक काबिलियत के तौर पे जाओ, कैसे, इलेक्शन लड़ो, जीतो, जाओ। दूसरा और एक काबिलियत के रास्ता है कि आपको नॉमिनेट किया जाएगा, आपका नाम कोई बोलेगा और आपको इलेक्शन लड़ने का कोई दरकार नहीं है, आपको सीधा लेके वहां पे बैठा दिया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इलेक्शन लड़ेंगे, नॉमिनेशन होते हुए जाएंगे। अब जो इलेक्टेड मेंबर होंगे और जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, इनका क्या कोटा या नंबर फिक्स किया गया है? बिल्कुल हाँ। तो नॉमिनेटेड मेंबर टोटल कितने जा सकते हैं? 12। ध्यान से समझना, नॉमिनेटेड मेंबर कितने जाएंगे? 12। तो यहां पे 250 को 12 से माइनस कर देना। लॉजिकली कैसे याद रखेगा? तो यहां पे आप इसको माइनस कर दो, 250 से 12 मेंबर तो सर हमारा नॉमिनेटेड हो गए, तो बचे कितना? 238। तो 238 मेंबर्स इलेक्ट होके जाएंगे। कहां से? स्टेट और यूटी से। क्लियर है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? दिस इज 250। आउट ऑफ 250 हाउ मेनी मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड? 12। आउट ऑफ 250 हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड? 238। यहां तक क्लियर है। एक सवाल सर रह गया, आपने बताया नहीं सर, क्या ये 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड है ये तो नॉमिनेट होंगे, इनका नाम कोई लेगा तो जाएंगे, यहां तक क्लियर है। पर सर आपने ये तो नहीं बताया कि इनका नाम लेगा कौन? कौन लेगा? हम लोग लेंगे, आप लेंगे, घर वाले लेंगे, कौन लेंगे? ये इनका नाम जो इनको नॉमिनेट करने का पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होता है। किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंटली कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, जो कि हमारे स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर को। क्या करने के लिए? मेंबर बनने के लिए। कहां का? राज्यसभा का। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ध्यान से समझना। अब ये 12 मेंबर कौन होंगे सर? 12 मेंबर तो प्रेसिडेंट के अपने चाचा, मामा, ताऊ को लोग को ले जाएंगे, अपने मर्जी से किसी को भी ले जाएंगे नॉमिनेट? नहीं, वो मेंबर्स लोग 4 फील्ड में महारत होने चाहिए। 4 फील्ड, एक्चुअली 4 फील्ड ऐसा बनाया गया है कि इसमें सब कवर हो जाते हैं। ठीक है, 4 फील्ड क्या क्या है? एक आर्ट्स में होने चाहिए, एक लिटरेचर में होने चाहिए, एक मेडिकल फील्ड में होने चाहिए, सोशल सर्विस में होने चाहिए। ठीक है, और एक मेंबर किस में होने चाहिए? वो है साइंस। तो आप ये 4 कैटेगरी के अगर इसमें बिलोंग करते हो, देखो आर्ट्स मतलब ये नहीं कि जो ग्रेजुएशन में आर्ट्स सब्जेक्ट लेके पढ़े, मतलब कला, जैसे सचिन तेंदुलकर भी है, या कोई सोशल सर्विस अगर कर रहा है, समाज सेविका है, कोई समाज के लिए भलाई काम कर रहे हैं, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि आर्ट्स कैटेगरी में ही जाएंगे, कोई बड़े साइंटिस्ट हैं तो उनको साइंस कैटेगरी में लाया जाएगा, कोई बहुत अच्छे लेखकार हैं जिन्होंने बहुत लिखा है कहानियां वगैरह, जो कविता या बाकी सब लिटरेचर का काम किया है, तो वो उनको उस कैटेगरी में भी ले जाया जाएगा। मतलब इस 4 फील्ड में वो महारत हासिल होने चाहिए। याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी में भी। ठीक है, तो ये 12 मेंबर जो नॉमिनेटेड होता है, कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। वो कौन से फील्ड के होने चाहिए? आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। यहां तक क्लियर है? ये 238 मेंबर कहां से इलेक्ट होंगे? स्टेट और यूटी से। यहां तक क्लियर है? एकदम लाइन का बड़ा प्रॉब्लम होता है यार यहाँ पे, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, सो यहाँ पे इसका हमने इसका टोटल मेंबरशिप के बारे में, इसका कंपोजिशन के बारे में हमने बात कर लिया, कैसा है, क्या है, इस चीज का है। ठीक है, हाँ, इसमें और एक चीज है कि इसका जो टोटल प्रेजेंट मेंबरशिप है, अभी प्रेजेंट मेंबरशिप क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट मेंबरशिप कितना है? सो दैट इज 245। लोकसभा में कितना था? 543, यहाँ है 245। तो ये वाला जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन सेम टू सेम है किसका? लोकसभा के जैसा, मगर इसमें एक छोटा सा हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है? वहां पे लोकसभा में मिनिमम एज कितना था? मिनिमम एज था 25। यहां तक क्लियर है? मगर यहां राज्यसभा में मिनिमम एज कितना है? राज्यसभा में मिनिमम एज है 30 इयर्स, मतलब 30 साल तक आप अगर आप 30 साल के हो चुके हो तो ही आप राज्यसभा में क्वालिफाई करते हो, वरना नहीं। यहां तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, यही चीज जानना है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक के साथ में आप इसको जानते रहोगे, समझते रहोगे, आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? क्वालिफिकेशन बाकी सारा चीज सेम है। सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना है, अनसाउंड माइंड नहीं होना है, इंसॉल्वेंट नहीं होना है, मिनिमम एज 30 साल, सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। क्लियर है? नेक्स्ट चौथा, यहाँ पे इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये लाइन याद करना, क्या यहाँ पे लिख दो कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the ex officio chairman of राज्यसभा। ये लाइन याद कर लेना, लिख लेना, क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम दो चीज जानेंगे, क्या कि सर वहां पे जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसको क्या बुलाते थे? स्पीकर। यहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो घर को चलाएगा, मेंबर्स लोगों को कंट्रोल करेगा, उनका नाम क्या है? उनको नाम है चेयरमैन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये चेयरमैन को चुना कैसे जाएगा? याद है लोकसभा का मेंबर कैसे चुना जाता था? लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उन्हीं के मेंबर के अंदर से, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कहाँ पे? यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा का जो हेड होगा इन द सेंस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो उनके मेंबर्स के अंदर से चुन के नहीं आता। तो क्या होता है? एक पोस्ट जिसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो इस पोस्ट को डायरेक्ट संभालेगा। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ राज्यसभा का मतलब जो उस पोस्ट को संभाल रहा है, जो भी उस टाइम में करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बन जाएगा क्या? चेयरमैन। कहां का? राज्यसभा का। क्लियर है? वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर में इसके पीछे का लॉजिक है, रीजन है, बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझना, पर वो वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर में करेंगे। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? समझ में आ गया? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? हाँ, एक और एक चीज इसमें जान लेना, जो कि लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए आपको जो इलेक्शन करना पड़ता था, जो इलेक्शन वहां पे होते थे, वो होते थे डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब लोग जाएंगे और खुद वोट करेंगे, मगर राज्यसभा का जो मेंबर्स लोगों को अगर हमें चुनना है तो आम आदमी वोट करता है इनडायरेक्ट, मतलब उनका इलेक्शन में हम जाके वोट नहीं कर सकते। ठीक है, हम जाके वोट नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, बट इतना बस समझ लेना कि डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। यहां तक क्लियर है? लोकसभा राज्यसभा क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अभी एक बार देख लेते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का क्या क्या फंक्शन है। एकदम इजी है, बहुत सारे फंक्शन है, हम लोग 4 फंक्शन करेंगे, सिर्फ ध्यान से समझना। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला प्रिसाइड करता है। प्रिसाइड करता है मतलब उस मीटिंग को चलाने के लिए उस जगह में अपना कुर्सी पकड़ के बैठते हैं। तो प्रिसाइड क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं मीटिंग ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा का जब भी मीटिंग होता है तो उसमें प्रिसाइड, उसमें कौन चेयर करता है? दैट इज स्पीकर। दूसरा चीज कब होता है? जब कभी भी ज्वाइंट सिटिंग होता है। यस, पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग भी होता है, उसको अभी आने वाला टाइम में डिस्कस करेंगे। वो ज्वाइंट सिटिंग में कौन बैठेगा? ये बैठेगा स्पीकर। इतना समझ लेना कि अगर आपका 2 क्लास कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रहा है, मान लो सेक्शन ए सेक्शन बी, या साइंस और कॉमर्स अगर मर्ज हो रहा है, तो और 2 अलग अलग क्लास टीचर हैं सेक्शन के, तो कौन सा क्लास टीचर अटेंडेंस लेगा? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से जब लोकसभा राज्यसभा साथ में ज्वाइंट में बैठ के मीटिंग करते हैं, तो उस मीटिंग में कौन प्रिसाइड करे? क्योंकि 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, हमेशा लोकसभा करता है, राज्यसभा का बिल्कुल भी नहीं करेगा, चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट अलॉट। ये अलॉट देता है, कुछ बांटता है। क्या बांटता है? टाइम। बहुत बढ़िया। किसको अलॉट करता है? मेंबर्स को। ओके, क्या करने के लिए? अपना बात सामने कर रखने के लिए। सिंपल। द स्पीकर ऑफ लोकसभा अलॉट टाइम्स टू द मेंबर टू पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चन और टू आस्क और टू डू व्हाटएवर देयर वांट, जो उनको टाइम अलॉट किया जाता है। ठीक है। तीसरा डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है टाई। टाई मतलब जब 2 डिसीजन के बीच में एक फैसला फंस के रह गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अगर टाई हो जा रहा है, अगर ड्रॉ हो जा रहा है, तो यहाँ पे स्पीकर के पास में एक वोट होता है जिसको कहते हैं कास्टिंग वोट। और ये कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि एक बिल है, उसको पास करना है या नहीं करना है, यस और नो के बीच में। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। उस दिन घर में जो मौजूद थे, मान लो 50 लोग हाँ बोले, 50 लोग अगर ना बोले। अगेन 50-50 वो मेंबर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अपना यहाँ आसपास के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो जहाँ पे हाँ कोई 50 लोग हाँ बोल रहे हैं, 50 लोग ना बोल रहे हैं, तो वहां पे उस तरीके का सिचुएशन में आप हाँ करें कि ना करें, तो सीधा बोलते हैं चलो हम जाके स्पीकर को पूछते हैं। तो स्पीकर अपना एक एक्स्ट्रा वोट देगा और मान लो वो जहां भी वोट देगा वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। समझ में आए? समझ में आए? सो हु हैज द पावर टू कास्ट?
their vote, या what happens when there is a deadlock in Lok Sabha, that is the speaker of Lok Sabha enjoys the vote or they cast their vote in order to break the deadlock. ठीक है. नेक्स्ट पनिशमेंट, अगर भी कोई मेंबर्स अपना बात नहीं मान रहा, उल्लंघन कर रहा है, जो कि तो हमें भी पता है कि लोकसभा में बात और डिबेट कम, चिल्लाना और वो सब ज्यादा होता है, तो अगर उन लोग अपना नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें सस्पेंड करने का अधिकार किसको है, उन्हें पनिश करने का अधिकार किसको है, स्पीकर. तो वो क्या करेंगे, वो उन्हें सस्पेंड कर देंगे कुछ समय के लिए, बोलेंगे चलो ये इंसान को सस्पेंड कर दो, हटाओ. नेक्स्ट एडजर्न करना. एडजर्न करना मतलब मीटिंग को बर्खास्त कर देना, कुछ समय तक के लिए ब्रेक लेना. सो कुछ समय तक के लिए ब्रेक लेने का पावर है स्पीकर का. और यहाँ पे जब ये एडजर्न किया जाता है फॉर वेराइटी ऑफ रीजन, अगर मान लेते हैं कि घर में डिस्टर्बेंस हो रहा है, अभी जैसे रिसेंटली राहुल गांधी ने जब वो हमारे पुराने एक्स आर्मी चीफ का आई थिंक नरावने थे, यस, उनका जो बुक लेके आए वो मेमोयर, कि वहाँ पे बताया गया था कि कैसे हमारा गलवान वैली और ये सब जो इशू हुआ था उसमें कैसे इंडियन आर्मी के जो लीडर है उनको फंसाया गया था नहीं, ऐसे क्रूशियल डिसीजन में रखा गया था कि जहाँ पे हमारे जो लीडरशिप है उनका वो फैसला वो अच्छे तरीके से नहीं ले पाए जब चाइनीज लोग हम पे अटैक कर रहे थे. इस पे राहुल गांधी जब आए, डिस्कशन किए और जोरदार मतलब इसका बहसबाजी हुआ और वहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस हुआ कि हाउस को एडजर्न करना पड़ा, कुछ समय तक बर्खास्त करना पड़ा. तो अगर डिस्टर्बेंस है या कोई भी अदर रीजन है जिससे मीटिंग नहीं हो पा रहा है, सो वो एडजर्न करने का पावर भी स्पीकर के पास में है. स्पीकर का पावर एंड फंक्शन और भी बहुत ज्यादा है, हम उसको डिस्कस करेंगे. अभी के लिए बस 4 याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सेशन. सेशन का मतलब इतना समझना, मीटिंग, कि लोग कितने बार साल में मीट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं. ये एकदम इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मजेदार होगा समझने में. टोटल इनका जो सेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन, एक विंटर सेशन. और इसको याद करने का एक ट्रिक है जो मैं हमेशा बताता हूं अपने बच्चे लोग को, उसको भी इसको याद करना है. सेशन को एकदम आराम से सिंपल समझना. एक गाड़ी को इमेजिन करना, ठीक है. कौन सा गाड़ी, वो गाड़ी एकदम झकास क्वालिटी का है, दैट इज BMW. अपने आप को इसमें इमेजिन कर लेना, क्या दिक्कत है कि आप वहां पे अब एक गाड़ी इमेजिन करना, कलर आपके चॉइस में, वो ये इमेजिन करना कि वो गाड़ी कौन सा है, BMW गाड़ी है. अब वो BMW गाड़ी का एक नंबर प्लेट है और वो नंबर प्लेट कैसा लिखा है, इस तरीके से लिखा है F41312. कितना, 413121. ये है गाड़ी का नंबर प्लेट. गाड़ी का नाम कौन सा कंपनी का गाड़ी है, BMW, और उसका नंबर प्लेट क्या है, F41312. इसको बस याद कर लेना. अब इसको याद किए तो देखो BMW से क्या हुआ, बजट, मॉनसून, विंटर. एप से हमारा क्या होता है, एप से हमारा स्टार्ट होता है फरवरी. अब फरवरी से पता चलेगा कि कितने टाइम तक ये सेशन चलता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कितना है, 4. तो फरवरी को मिला के आप 4 प्लस कर लेना, दैट इज जनवरी. तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. सो फरवरी से लेके मई तक चलता है हमारा बजट सेशन. फिर उसके बाद क्या लिखा है, एक मतलब गैप. तो मई के बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, जून. तो उस समय मान लेते हैं इनका घर छुट्टी में रहता है, ऐसे मान लो, ठीक है. फिर उसके बाद जून के बाद 3 कर देना, फिर से ऐड जून को इंक्लूड. जून के बाद जो नेक्स्ट महीना आता है दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर. सो यहां से आप स्टार्ट कर दो जुलाई, अगस्त और सितंबर. सितंबर के बाद फिर 1 का गैप, तो अक्टूबर गैप. फिर अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ क्या आता है, नवंबर. नवंबर में क्या करना है, 2 को ऐड करना है, तो नवंबर, दिसंबर, 2 महीना हो गया. सो नवंबर से दिसंबर, 1 गैप. तो यहां पे आ गया जैन, गैप, काम खत्म. दूसरा चीज, सर इस मीटिंग को हम बजट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से रखना, हमेशा 1 फरवरी को, इस बार भी जो 1 फरवरी हुआ था, हमारा देश का यूनियन बजट डिक्लेयर होता है, डिस्कशन होता है, आम जनता के सामने और प्रदेश के सामने रखा जाता है. तो इस सेशन में बजट को हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए इस सेशन का नाम रखा गया है बजट सेशन. क्लियर है. नेक्स्ट, ये सेशन में उतना कुछ खास है नहीं, इसमें नॉर्मल इस समय में इसको भी एक नाम देना था एक सेशन को. तो ये जब सेशन होता है तो इंडिया में मॉनसून सीजन होता रहता है. क्या हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, मॉनसून सीजन याद है. तो मॉनसून सीजन ऑनसेट होने लगता है जून के फर्स्ट वीक से ही, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या, मॉनसून सेशन. कारण क्या है, मॉनसून सीजन. कंफ्यूज मत होना, ठीक है. उसी हिसाब से सेम लॉजिक में विंटर को भी नाम दिया गया है. क्लियर है. इसमें और एक चीज ज्यादा जानना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जो रूल है, कम से कम
कम से कम मतलब एक लिमिट रखा गया, क्या लिमिट रखा गया पता है? 6 मंथ। क्या 6 मंथ का रखा गया कि ध्यान से समझना, 2 सेशन के बीच में, मान लेते हैं यह है सेशन 1 और यह है सेशन 2, तो कोई भी 2 सेशन के बीच में चाहे 1 2 हो 2 3 हो, कोई सा भी हो, 6 महीना से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम गैप अलॉटेड बिटवीन द 2 सेशन इज 6 मंथ। याद रखना, बहुत काम आता है, ये रूल है। यहां पे तो सर एक 6 महीना का नहीं रखा गया। मान लेते हैं कि यहां पे मॉनसून सेशन किसी कारणवश हमें नहीं करना पड़ा। जैसे जहां तक मुझे याद है, आई थिंक 2020 में कोविड टाइम में ऐसा हुआ था कि एक एंटायर सेशन को पूरा हटा दिया गया, उसमें किया ही नहीं क्योंकि इतना इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो डेंजर था, एक सेशन हटा दिया गया। मान लेते हैं कि अगर हमने एक सेशन हटा दिया तो यहाँ पे है जून, तो जून से फिर 6 महीना देखो, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो मतलब कि नवंबर के बाद में या नवंबर के बीच बीच में ही हमें उसको 6 महीने को क्रॉस नहीं करवाना है, एक सेशन जैसे भी करना है। क्लियर है? ये रूल है। मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको सेशन समझ में आ गया? क्लियर है? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है एकदम इजी टॉपिक है, क्वेश्चन में आता ही है, वो है कोरम। सो कोरम क्या है? मिनिमम अटेंडेंस। ठीक है, मिनिमम अटेंडेंस। ये समझने के लिए एग्जाम में मिनिमम अटेंडेंस मत लिख देना। मिनिमम अटेंडेंस का मतलब ध्यान से समझना कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपका क्लास में इतने लोग, कम से कम मान लेते हैं 50 लोग हैं, और अगर कम से कम उसमें से अगर 5 लोग भी नहीं आए तो क्लास हो जाएगा सस्पेंड। ऐसा अगर नियम रखा गया तो उसको कहते हैं कोरम। सो व्हाट इज कोरम? कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस और इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। कम से कम संख्या हमें चाहिए, मिनिमम अटेंडेंस चाहिए घर का काम को चालू करने के लिए। बहुत बढ़िया सर। तो क्या सर इसका कोई फॉर्मूला है कि मिनिमम अटेंडेंस कितना होना चाहिए? हाँ, वो है 1/10। बस ये नंबर को याद रखना। मतलब अगर समझ लो लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने? 543। अभी अच्छा, और एक चीज जानना है इसमें, 543 मत लो, इसमें जान के रखो टोटल कितने मैक्सिमम स्ट्रेंथ है? 550। तो 550 के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे कोरम निकाला जाता है। सो 550 का 1/10 कितना है? 55। मतलब लोकसभा में कम से कम 55 लोग अगर नहीं है तो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो सर अगर मान लेते हैं कि अगर 55 से कम है तो क्या होगा? तो वहां पे बैठा है ना अपना स्पीकर कर देगा अपना घर को एडजर्न। ये भी हमारा एक फंक्शन में लिख सकते हैं। सो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन एडजर्न द सेशन और मीटिंग। क्लियर है? नॉट द सेशन बट मीटिंग। यहां तक ठीक है, समझ में है? उसी हिसाब से सर राज्यसभा का भी होगा, बिल्कुल होगा। उसका कितना है? 250, तो उसका 1/10 कितना होगा सर? 25। इतना तो कैलकुलेशन आपको करने आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा मिनिमम नंबर्स। तो सर अगर मान लेते हैं कि ये भी, अगर मान लेते हैं 24 लोग अगर आए तो क्या होगा? तो वहां पे जो चेयरमैन है, वहां पे भी तो चेयरमैन है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन कर देगा एडजर्न, काम खत्म। सो कोरम के ऊपर में अगर शॉर्ट नोट्स आए तो हम लिख सकते हैं व्हाट इज कोरम? इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, quorum is decided or 1/10 of the total membership of the house or the maximum strength of the house is the quorum strength. In case of Lok Sabha it is 55 and in case of Rajya Sabha it is 25. If there is an absence of quorum then the presiding officer adjourn the meeting. काम खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट इसका जो पढ़ते हैं वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब पार्लियामेंट में कुछ प्रोसीजर, कुछ नियम कानून फॉलो होता है। वो क्या क्या नियम है एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है समन करना। सुमन नहीं, समन करना। समन करना मतलब कॉल करना, मतलब बुलाना। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन समन करता है, कौन मेंबर्स लोग को बुलाता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारे मेंबर्स को ऑफिशियल इनवाइट करता है कि आप आओ, मीटिंग करेंगे हम स्टार्ट। ये एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? मेंबर्स लोगों को समन करते हैं और टाइम और प्लेस बताया जाता है कहां पे आके आपको मिलना है, जो कि एकदम औपचारिक रूप है, एकदम फॉर्मेलिटी है। क्लियर है? सो हु समन्स द हाउस ऑफ या हु समन्स द पार्लियामेंट अगर भी आएगा तो लिखना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? नेक्स्ट, समन होने के बाद में प्रेसिडेंट अपना स्पीच देते हैं और प्रेसिडेंट उनका भाषण देंगे। इसमें से बस एक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये सिर्फ 2 ही सिचुएशन में होता है। ये हमेशा नहीं होता है कि हर दिन प्रेसिडेंट आ रहे हैं और भाषण मार रहे हैं। जैसे स्कूल का असेंबली लाइन में प्रिंसिपल डेली आके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं करता है। वो सिर्फ 2 ही सिचुएशन में स्पीच देते हैं। कब? जनरल इलेक्शन के बाद, तो आफ्टर
एवरी जनरल इलेक्शन क्या है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, आपको याद होगा थोड़ा सा, इतना जानना, हर 5 साल में जो इलेक्शन होता है उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। तो हर 5 साल का जो इलेक्शन होगा उसके बाद में जो नए मेंबर्स लोग आए तब प्रेसिडेंट आके अपना भाषण और स्पीच देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होता है, हर साल एवरी सेशन नहीं, एवरी ईयर लिखते हैं, एवरी ईयर फर्स्ट सेशन। अब ठीक है, एवरी ईयर फर्स्ट सेशन, हर साल का पहला सेशन का पहला दिन में भाषण दिया जाता है। तो दैट इज हम लोग का पहला सीजन कौन सा है, बजट सीजन। तो बजट सेशन जब होता है, बजट सेशन का पहला दिन में ही प्रेसिडेंट अपना स्पीच लेके सुनाते हैं। यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि समन किया गया, फिर प्रेसिडेंट अपना स्पीच देते हैं। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है। तो यहां पे इसी स्पीच का रिप्लाई के तौर पे थैंक्स किया जाता है, सब मेंबर्स लोग करते हैं। यहां पे ओपोजिशन लोग को भी मिलता है और रूलिंग पार्टी लोग को भी चांस मिलता है। इस बार का तो देख लेना, इस बार का बजट सेशन कैसा तहलका मचा है। ओपोजिशन लोग थैंक्स तो करने आए मगर उसके साथ पूरा मुद्दा भी उठाए, पूरा लोकसभा को पूरा थर्रा दिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, राइट। आपका सवाल सरकार से पूछना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है गवर्नमेंट से सवाल पूछना। इंटरनेशनल नहीं बनाएगा, आपको एक जागरूक नागरिक बनाएगा। और लोकसभा में वो काम कौन करता है, ओपोजिशन पार्टी। नॉट अ कांग्रेस सपोर्टर बट ओपोजिशन का वो रोल होता है, मैं ये बता रहा हूं। यहां तक समझ में आए। एक चीज याद रखना, जब ओपोजिशन स्पीच देगा उसके बाद आपका रूलिंग पार्टी स्पीच देंगे। उनका जो लीडर कौन है स्पीच देंगे, प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी साहब। अगर इनके करने के बाद में, स्पीच देने के बाद में वोट होता है, ज्यादा डिटेल में मत घुसना, वोट होता है, अगर वो वोट फेल हो जाता है तो सरकार वहीं गिर जाएगा, पहला ही दिन में आउट। ज्यादातर नहीं गिरता है क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है तभी ना आपने सरकार बनाया, तो ये गिरेगा कैसे, नहीं गिरता है ज्यादातर, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया कि अगर वोट में एंटी हो जाए या फेल हो जाए तो सरकार गिर जाएगा। ज्यादातर ये पास होता है और गिरता नहीं है क्योंकि नंबर का गेम है और इट्स वेरी इजी, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपका आता है, वो है क्वेश्चन आर। एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आर। इसमें 2 ही वर्ड से तो मिला है, एक है क्वेश्चन, एक है आर। आर बोले तो 1 घंटा, 1 आवर, नॉट दैट घंटा। और क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल पूछना। एकदम इजी है। क्लास में कौन किससे सवाल पूछता है, हालांकि अब तो आप लोग पढ़ते नहीं तो टीचर लोग आपसे सवाल पूछते हैं, मगर आपका काम रहता है, मैंने बार बार वीडियो में भी कहा है क्या, कि आप इतना अच्छे से पढ़िए, पूरा घुस के पढ़िए कि टीचर को आप डेली सवाल पूछेंगे चाहे 5 क्यों ना हो। हाँ, फालतू सवाल नहीं, ताकि ये नहीं कि सर कल क्या खाया था, सर शादी कब होगा, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सब फालतू पर्सनल पढ़ाई रिलेटेड, तो मजा आएगा, है ना। तो वैसे ही लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये सब पार्लियामेंट में पावर दिया गया है कि आप यहाँ पे सवाल पूछोगे। कौन पूछेगा, ओपोजिशन पूछेगा। किससे पूछेंगे, रूलिंग पार्टी से पूछेंगे, और रूलिंग पार्टी से भी स्पेसिफिकली उनसे जो कि अभी सरकार, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। डिटेल में हम उससे वो बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो ओपोजिशन पूछता है सवाल रूलिंग पार्टी से, यहाँ तक ठीक है। अब ये क्वेश्चन आर जो है इसका भी कुछ टाइम रेगुलेशन सब चीज रखा गया है। हाँ, तो ये है हर दिन 11 PM से लेके, अरे यार मैं भी PM लिख दिया, 11 AM से लेके 12 PM, मतलब सेशन का पहला घंटा जो रहता है वो 11 बजे स्टार्ट होता है, वो हमेशा सवाल पूछने के लिए रखा जाता है। क्लियर है, 1 घंटा फिक्स है, इसीलिए इस आवर को कहा गया है क्वेश्चन आवर। यहां तक क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। एक स्टार्ड, एक अनस्टार्ड और एक है SNQ, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इनके बीच में एकदम हल्का सा डिफरेंस है, उसको आइए जान लेते हैं। का मतलब क्वेश्चन होता है मतलब ओरल क्वेश्चन आंसर। अगर ओरल क्वेश्चन आंसर होना है, मुंह जुबानी, मैंने क्वेश्चन पूछा आप जवाब दो, तो उसको स्टार्ड कहते हैं। अनस्टार्ड में हमारा रिटन फॉर्म में क्वेश्चन होता है, रिटन फॉर्म में, यहाँ पे आपको कुछ रिटन मटेरियल मांगते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में मतलब ये इमरजेंसी के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या चीज के लिए? इमरजेंसी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। कम से कम एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है, एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन होगा, उस टाइम ड्यूरेशन को फॉलो किया जाता है
क्या सवाल पूछने के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि आप इमीडिएटली आज उठे सवाल पूछ दिए, नहीं, आपको कम से कम कुछ दिन से पहले सवाल आपको पूछना है और उसको आपको स्पीकर को बोलना है कि आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, तो आपको 10 दिन के बाद आपको वो टाइम दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम 10 डेज का यहाँ पे होता है। अब 10 डेज के देने का जो टाइम ड्यूरेशन आप दोगे तो 10 दिन के बाद आपका नंबर लगेगा। तो ये है ओरल क्वेश्चन या फिर स्टार्ट क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन में भी 10 दिन का आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्म तो करेंगे ना यार, जिसको हमें सवाल पूछना है उसको भी डिटेल दो, क्या पता वो काम से कहीं बाहर गया हो, उसकी तबीयत खराब हो, कहीं और में गया हो, तो एडवांस नोटिस देना अच्छा लगता है। अगर 10 दिन का ड्यूरेशन को हम अगर फॉलो नहीं करते और अगर मान लो देश में कुछ आपातकालीन स्थिति आ चुका है जिसको अभी इमीडिएटली बात करना बहुत जरूरी है, हम इतना दिन वेट नहीं कर सकते, तब हम शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के जरिए वो इमरजेंसी सवाल पूछ सकते हैं। यहां तक क्लियर है। इसको, इस प्रोसेस को इंटरपेलेशन भी कहा गया है। इंटरपेलेशन, ध्यान से रखना, इसको समझना, अभी माइंड में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या है। अब इसमें इसके बाद जैसे ही 11 से 12 तक हम सवाल पूछते हैं, उसके बाद जैसे ही 12 बजता है तो वहां पे एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं 0 आवर। क्या कहते हैं? 0 आवर। ध्यान से समझना, 0 आवर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आवर में ये टाइम हमारा स्टार्ट हो रहा है 12 ओ क्लॉक से, मतलब दोपहर का 12 से लेके 1 घंटा तक, मतलब 1 PM तक, 12 PM से लेके 1 PM तक, ये जो टाइम हम लोग का रहता है इसको कहते हैं 0 आवर। ठीक है सर, इसमें करते क्या है? इसमें भी हम सवाल पूछते हैं। ठीक है सर, कौन किसको पूछता है? ऑपोजिशन पूछता है रूलिंग पार्टी को। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, ऑपोजिशन पूछता है रूलिंग पार्टी को। ठीक है, कौन सा टाइप का सवाल पूछेंगे? तो सर यहाँ पे होता है ऑल टाइप का सवाल। आप कोई सा भी टाइप का सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो, जो भी आपका मतलब रह गया है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना रह जाता है वो सारे सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो, और इसलिए इसका नाम है 0 आवर। 2 पॉइंट समझ में आ गया, 0 आवर को 0 आवर क्यों कहते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उसको। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें मोशन। देखो बहुत सारे प्रकार के मोशन होते हैं, और वो बहुत सारे प्रकार के मोशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम आता है। इसमें से बस 2 मोशन अगर अच्छे तरीके से जान जाओगे तो आपको काम आएगा। इसमें भी बहुत डिटेल है, बट इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको। ठीक है, क्लास 10 लेवल तक हम रखेंगे। क्या है उस मोशन का नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और एक है एडजर्नमेंट मोशन। मोशन मतलब इतना समझना, एक स्पेशल प्रक्रिया जो कि पार्लियामेंट में किया जाता है अलग अलग कारणों की वजह से। यहां तक क्लियर है। अब यहां से ध्यान से समझना, ये किसके लिए ज्यादातर यूज होता है? ये ऑपोजिशन वाले यूज करते हैं। कौन यूज करता है? ऑपोजिशन वाले यूज करते हैं। ऑपोजिशन कौन? जो जीता तो है, जो लोकसभा में गए तो है मगर सरकार नहीं बना पाए। ठीक है, वो है ऑपोजिशन, जो कि सरकार को सवाल पूछेंगे। अभी प्रेजेंटली राहुल गांधी और उनका टीम, वो लोग है ऑपोजिशन। तो वो लोग इस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन। किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? रूलिंग पार्टी के खिलाफ, जिसको हम कह रहे हैं उनका, रूलिंग पार्टी के अंदर से ही हमारा बनता है एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो लोग के देश को चलाते हैं, जिनको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्री लोगों के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन यूज होता है। इसमें बस एक चीज जानना, इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50 लोगों का मेंबर्स का वोट चाहिए। 50 लोग अगर रहेंगे और वो लोग इस चीज को समर्थन करेंगे तो ही इस मोशन को अडॉप्ट किया जाता है। कौन अडॉप्ट करेगा? स्पीकर। कौन इसको अडॉप्ट करवाएगा? ऑपोजिशन। कितने लोगों का कम से कम सपोर्ट? 50। अगर 49 हुआ तो नहीं एक्सेप्ट होगा, डिस्कशन चालू होगा ही नहीं। तो कम से कम 50। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको समझ में है कि इन ऑर्डर टू स्टार्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा अ मिनिमम सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड बाय द ऑपोजिशन। क्लियर है? 50 लोग का सपोर्ट हो गया। अब 50 लोग का सपोर्ट होने के बाद आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा। ड्यूरेशन क्या दिया जाएगा कि कम से कम 10 दिन का ड्यूरेशन दिया जाता है। इस 10 दिन के अंदर में इसको डिस्कशन करना होता है। क्या कि हमने जिस आरोप लगाया उन पे, उस आरोप के ऊपर बहस होगा, डिस्कशन होगा, दोनों पक्ष अपना बात रखेंगे, ये करेंगे। उसके बाद में होगा वोट। उसके बाद में होगा वोट, और वोट करने के बाद 2 सिचुएशन होगा, या तो पास हो जाएगा तो फेल हो जाएगा। अगर पास हो गया, याद है हमने लोकसभा में पढ़ा था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो लोकसभा पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनको सबको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ देन कहानी आगे बढ़ता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। अगेन ये चीज बच्चे लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि सर ये कैसे होता है, पर ध्यान से रखना, इसको हम एडिशनल क्लासेस में समझेंगे, क्योंकि अभी बनाएंगे देन आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। ये आराम से एकदम इजी समझ में आ जाएगा। मैं पूरा नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रक्रिया बता दूंगा, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है?
मैं अभी आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ओके, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन में इतना याद रखना, दो टाइप का नॉर्मल काम करता रहता है पार्लियामेंट। नॉर्मल काम मतलब अपना लॉ बनाना, डिस्कशन करना, कुर्सी उर्सी फेंकना, हो हल्ला मचाना। अगर मान लो देश में कुछ इमरजेंसी हो गया और उस इमरजेंसी का बात को तुरंत डिस्कस करने का बात है, मगर डिस्कस हम तब करेंगे जब हमारे पास खाली होगा। तो ऐसा वेट तो नहीं कर सकते कि सर अभी ये लॉ को पास कर लेते हैं, एक बार ये बिल को पास कर लेते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। नहीं, तो इस केस में जो भी नॉर्मल चीज को है इसको थोड़ा सा साइड रखा जाएगा, उसको थोड़ा सा बाद में प्रायोरिटी दिया जाएगा, और वो चीज को प्रायोरिटी दिया जाएगा जो अभी देश में घट रहा है। ठीक है, मान लो कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, कोई एक बड़ा मेजर हादसा हो गया, कुछ भी जिसको इमीडिएटली डिस्कशन करना है, तो एडजर्नमेंट मोशन में डिस्कशन होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में है? तो अभी हम बढ़ चुके हैं हमारे वीडियो के एंड का पार्ट। एंड में अभी लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आता ही आता है। सो एक बार देख लेते हैं लास्ट का पार्ट। अभी एक चीज और ध्यान से समझना, यहां पे बिल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, बिल क्या होता है? बिल हमारा 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार। एकदम स्पीड करेंगे, जल्दी समझेंगे। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल। ठीक है, एक होता है मनी बिल जो कि फाइनेंस रिलेटेड जुड़ा होता है, पैसा रिलेटेड जुड़ा होता है, नाम में इसका लिखा हुआ है ना। फिर तीसरा इसका एक होता है अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट का मतलब इतना समझना, हमारे जेंजी के भाषा में अगर कहा जाए तो मान लो एडिट करना। आप लोग फोटो एडिट करते हो ना, तो फोटो एडिट करते हो तो उसको अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है। मतलब ये मत बोलना कि सर ने एडिट को अमेंडमेंट कहा, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। फोटो में जब हम एडिट करते हैं तो क्या करते हैं? या तो हम कोई चीज को रिमूव करते हैं, रिमूव करके निकाल ले तो ये भी एडिट हो गया, या तो हम कोई एक चीज को ऐड करते हैं। तो अगर रिमूव किए या ऐड किए उसको बोलते हैं एडिट। उसी हिसाब से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसमें अगर कुछ हमें ऐड करना है या कुछ अगर हमें रिमूव करना है तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट। अगर ऐसा 3 टाइप का बिल क्यों दिया गया? क्योंकि 3 अलग प्रकार के काम है। अगर हमें देश में कुछ चेंज करना है, संविधान में चेंज करना है, तो हम अमेंडमेंट बिल बोल के लाएंगे। मनी बिल कब लाएंगे? जब फाइनेंस रिलेटेड होगा। ऑर्डिनरी बिल कब लाएंगे? जब ये दोनों चीज नहीं होगा, देश का आम लॉ को बनाना अगर है, लॉ कोई क्रिएट करना है, तब हम ऑर्डिनरी बिल को लेके आएंगे। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से समझना, इन तीनों बिल में अलग अलग पावर्स दिया गया है लोकसभा को, राज्यसभा को। यस, यही मैं क्यों आपको पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है लोकसभा राज्यसभा का पावर का कंपैरिजन आता है, उसमें बहुत काम आएगा। क्या है एक बार ध्यान से देख लेना। ऑर्डिनरी बिल में अक्सर हर बिल में कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं। तो इसमें एक बार मान लो एक बिल ऑर्डिनरी है तो इसके क्या स्टेजेस हैं? इसके फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होंगे। ध्यान से समझना, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अक्सर मैं डिटेल में बताता हूं, आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो 3 टाइप का रीडिंग होता है। 1, 2, 3 बार उस बिल को पढ़ा जाएगा, अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा सब मेंबर्स के सामने। उसके बाद में यहाँ पे वोट होता है। तो सर आपने तो ये बताया नहीं कि कौन सा घर में स्टार्ट हो रहा है। ये कोई भी घर में स्टार्ट हो सकता है। मतलब ऑर्डिनरी बिल या तो लोकसभा में स्टार्ट हो सकते हैं तो राज्यसभा में स्टार्ट हो सकता है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये एनी घर में स्टार्ट हो सकता है, या फिर इसको कह सकते हैं आइदर में क्या, या तो वो या तो ये। एनी का मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि ये दोनों के पास पावर है। ऑर्डिनरी बिल स्टार्ट हो सकता है लोकसभा में भी, ऑर्डिनरी बिल स्टार्ट हो सकता है राज्यसभा में भी। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आए? अब जब ये वोट होता है और मान लेते हैं कि वोट में अगर ये पास हो गया, फेल हो गया तो इसका कहानी वहीं खत्म, एंड हो जाएगा। अगर ये पास हो गया और मान लेते हैं कि ये बिल अगर लोकसभा में पास हुआ है, बिल अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोकसभा ने पास किया, तो सेकंड घर कहां जाएगा? राज्यसभा। यहां तक क्लियर है? राज्यसभा के पास या जब ये बिल जाता है, इनके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? या तो ये अग्री कर देंगे, जैसा बिल आया है वैसा पास कर देंगे, या तो ये रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि आपने जो बिल लाया हमारा घर को समझ में नहीं है, हमने रिजेक्ट कर दिया। या तो वो बोलेंगे कि हम पास कर रहे हैं बट विथ कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन? हमने माइनर एक छोटा सा बदलाव किया है, राज्यसभा बोल रहे हैं हमने बदलाव किया है और पास किया है। या फिर नो एक्शन, बेटे लोग कुछ एक्शन लेंगे ही नहीं, उस पर बैठ जाएंगे। बताओ, ये भी कोई बात है? नॉनसेंस। कि आप अगर काम कर रहे हो, आपको अगर जाना है पार्टी में, या हाँ या नहीं, अरे कुछ तो बोलो, हाँ बोलो या ना बोलो। जवाब ही नहीं देंगे तो कैसा समझ में आएगा? तो राज्यसभा के पास ये 4 ऑप्शन होता है। अगर बिल हाँ हो गया, अगर बिल, तो ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर बिल को इन लोग भी हाँ कर देते हैं, जैसे इन लोग हाँ किए तो 2 घर एग्री कर दिया, अब जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अगर ये ना करते हैं, या अगर ये बोलते हैं कि हम बदलाव करके हमने कुछ चेंज किया और फिर ये वापस लोकसभा को भेजते हैं,
और लोकसभा बोलता है कि हमें आपका चेंज स्वीकार नहीं है, तो ये तो फिर फंस गया डेडलॉक। या फिर इन लोग कोई एक्शन ही नहीं लिए, इन तीनों सिचुएशन में होता है टाई, इन तीनों सिचुएशन में होता है डेडलॉक। ध्यान से समझे, तो बिल ना रिजेक्ट हुआ ना एक्सेप्ट हुआ, फंस के रह गया। कैसे फंसा? एक घर बोला हाँ, ये लोग बोले ना, फंस गया। एक घर बोले हाँ, इन लोग बोले हाँ बट हम बदलाव करेंगे, उस बदलाव को इन लोग मान गए, लोकसभा नहीं माना, फंस गया। इन लोग कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, बिल फंस गया। तो बिल जब फंसता है टाई होता है, और बिल जब आगे जाता है तो प्रेसिडेंट उसको के पास पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचता है, इसके पास होता है 3 ऑप्शन। ध्यान से समझना, ये सब केस स्टडी में आते हैं और आ भी जाएंगे। 3 ऑप्शन होता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। जब बिल पहुंचता है दोनों घर के पास होने के बाद, क्या या तो ये बिल को साइन देंगे, अपना असेंट देंगे। असेंट देंगे मतलब सिग्नेचर देंगे। प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर मारा, बिल कानून बन गया। अगर ये असेंट नहीं देंगे तो बिल कानून नहीं बनेगा। तीसरा चीज क्या होता है? ये रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, ये सबसे वाहियात है। तो प्रेसिडेंट बोलती है या बोलते हैं कि ये पॉइंट आप दोबारा रिकंसिडर करो, तो वो बिल को दोबारा लोकसभा राज्यसभा के पास भेजा जाता है। क्या करने के लिए? उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए। और ये बहुत ज्यादा अपसेटिंग चीज होता है। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे जब बिल रिकंसिडर होके जा रहा है, प्रेसिडेंट ने कहा वापस लोकसभा आप ये पॉइंट को देखो, डिस्कस करो, तो लोकसभा ने मान लो डिस्कस किया और कुछ चेंज नहीं किया, जैसे का वैसा उनको दिया गया था वही डिफेक्ट के साथ वो लोग पास कर दिए। फिर राज्यसभा भी पास कर दिया और फिर से प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट ने देखा अरे ये तो वही है, कुछ बदलाव किया नहीं गया, तो क्या प्रेसिडेंट फिर से उनको वापस भेज देगी? नहीं। अब जब दोबारा उनके पास आएगा तो प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा। सो दे हैव टू गिव असेंट when the bill is sent to the both the houses for reconsideration by the president of India। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो अगर असेंट मिल गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बल्ले बल्ले लॉ बन गया। अगर बिल नहीं बना, मतलब क्रॉस हो गया, मतलब वहां पे असेंट नहीं मिला, तो बिल कैंसिल हो गया, रोते रहो। अगर रिकंसिडरेशन के लिए आया तो प्रेसिडेंट को साइन देना पड़ता है। यहां तक क्लियर है? तो अभी अगर मान लो सर, अगर मान लो कि बिल तो अग्री हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर टाई हो गया तो कैसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा? उसका भी समस्या है। क्या हो जाएगा? यहां पे एक प्रावधान रखा गया है जॉइंट सिटिंग। याद है मैंने आपको बोला था स्पीकर का टाइम में कि स्पीकर प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग, और ये जॉइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। जॉइंट सिटिंग क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा को एक ही जगह में बुला के लाओ और फिर वहां पे वोट कराओ। अब जब एक जन को, अब दोनों को एक ही घर में बुला के करते हैं, ध्यान से रखना, लोकसभा का कितना मेंबर है? 543। राज्यसभा के कितने मेंबर है? 250 या 245, प्रेजेंट मेंबर देख लेते हैं, 245। एक बात बताओ, कहां 500 कहां 200? जब वोट होगा तो आपको लग रहा है कि एक ही घर का डोमिनेट होगा? ऑफ कोर्स होगा। कौन? जो नंबर घर में ज्यादा बड़ा है। मतलब अगर जॉइंट सिटिंग हुआ तो हमेशा लोकसभा जो चाहता है वही होगा, चाहे वो हाँ हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो कुछ भी हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जॉइंट सिटिंग समझ में आया क्यों प्रावधान रखा गया? तो ओवरऑल ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड, अगर मान लो मैं लोकसभा इज टू राज्यसभा का पावर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये कहीं लिखा नहीं है, ये हमें समझने के बाद में है कि दोनों घर को कितना पावर मिला है रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, तो मैं इसको कह सकता हूं लोकसभा को थोड़ा सा ज्यादा पावर मिला है। सो लोकसभा को 51 इज टू राज्यसभा को 49 मिला है, बस थोड़ा सा ज्यादा पावर मिला है। और ये सर थोड़ा सा पावर कहां मिला है? ये है, ये जॉइंट सेटिंग। जॉइंट सेटिंग का प्रावधान है, अभी आपको समझ में आएगा कैसे। देखो, अब जब मनी बिल का बात आता है, जब मनी बिल का बात आता है, एकदम ध्यान से समझना, यहां का पावर अगर मुझे लिखना है लोकसभा इज टू राज्यसभा, तो इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पता है? 90:10। इसका मतलब अगर 100 है पावर, तो 90% पावर दिया गया है लोकसभा को रिगार्डिंग मनी बिल, और 10% दिया गया है किसको? राज्यसभा को। नहीं भी दोगे तो क्या ही हो जाता भाई। इसलिए दोनों का इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं है। कहां पे है सिमिलर टू इक्वल? यहां पे है। ध्यान से समझना मैं क्यों बता रहा हूं, आपको बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। और ये नंबर कहीं पे लिखा नहीं है, किसी बुक में नहीं है, ये मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, ओके। तो यहां तक क्लियर है। अब जब मनी बिल आता है तो मनी बिल में क्या होता है, एक बार ध्यान से समझना। मनी बिल देखो ध्यान से समझो, ऑर्डिनरी बिल कहां से इंट्रोड्यूस हो सकता है? आइदर ऑफ द हाउस, कोई भी घर में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मगर मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अभी आपको समझ में है लोकसभा को थोड़ा ज्यादा पावर क्यों मैंने दिया। नेक्स्ट, जब ये लोकसभा में मान लो आ गया और लोकसभा ने इसको पास कर दिया, तो ये बिल कहां जाएगा? राज्यसभा। जब राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल जाता है तो उनके पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन।
बिल को या तो एक्सेप्ट कर देंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे, या तो एक्सेप्ट करके पास करेंगे विद सम कंसिडरेशन या चेंज करके, या फिर कोई एक्शन नहीं लेंगे। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके पास ऑप्शन क्या है पता है, आपको बिल पास करना ही होगा, आप बिल को कैंसिल नहीं कर सकते, ये बटन ही तोड़ दिया गया है, नहीं कर सकते। आप इस बिल के ऊपर नो एक्शन करके रह सकते हो, इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते, मगर सिर्फ और सिर्फ 14 दिन, नॉट मोर देन 2 हफ्ता। अगर 2 हफ्ता तक आपने पास कर दिया तो बढ़िया है, रिजेक्ट तो वैसे भी आप नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो, बिल के ऊपर लेके बैठ सकते हो, बैठ जाओ 14 दिन तक, दिल को तसल्ली अपना दे दो। 14 दिन के बाद अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम मान लेंगे कि ये बिल पास हो गया राज्यसभा से। बताओ कितना खतरनाक है। ये तो वही बात है ना, मैं जैसे अपने बच्चों को बोलता हूं कि क्या बच्चों कल टेस्ट लिया जाए, आपके पास ऑप्शन है हाँ या यस, तो लोग बोलेंगे ये क्या बात है, दोनों में फंस रहे हैं। हाँ बोलेंगे तो भी एक ही तो ऑप्शन है यार, क्या आपने दे दिया, वही ऑप्शन तो लोग राज्यसभा को भी दिया जा रहा है। राज्यसभा का मतलब उनको क्रिकेट खिलाया जा रहा है, उनका दोनों हाथ काट के जानबूझ के ऐसा पावर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा रिलेटेड मैटर है, पैसा रिलेटेड मैटर लोगों के प्रतिनिधि को ही जिम्मेदारी दिया जाता है, जो लोकसभा में बैठते हैं तो उनके पास ज्यादा पावर दिया गया है बाय डिफॉल्ट। समझ में आया क्या है, एकदम समझ में है। और प्रेसिडेंट के पास जब आता है, प्रेसिडेंट उसको एग्री कर सकता है, उसमें भी कुछ उसको पावर है, वो प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, समझ में है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड कैसा पावर है पता है, एकदम 50-50, मतलब दोनों को हाँ बोलने का एग्जैक्ट 50-50 पावर है। अगर दोनों को पावर बराबर नहीं मिलेगा तो देश में संविधान बदलाव करना एकदम मनमानी हो जाएगा लोकसभा का, जो कि बी आर अम्बेडकर और बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय ये बात उन लोग को जानते थे, तो इसलिए बराबर उनको पावर दिया गया है 50-50। कैसे, देखो अब ये बिल कहां से स्टार्ट हो सकते हैं, संविधान को संशोधन करने का बिल, ये आइदर घर में स्टार्ट हो सकता है, मतलब सर लोकसभा में और राज्यसभा में कहीं भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ तो हो गया ना 50-50। और कैसे 50-50, जब ये बिल पास होके आ जा रहा है, ध्यान से समझना, एकदम कैची चीज है। और जब ये एक घर से पास हो गया, मान लेते हैं कि लोकसभा में पास हुआ, अब ये बिल कहां जाएगा, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में कितना ऑप्शन रहता था, याद करो, राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल में 4 ऑप्शन रहता था, यहां पे तो बेचारे का हाथी काट दिया। और राज्यसभा के पास यहां पे क्या ऑप्शन है, या तो बिल को यस करना, या तो बिल को रिजेक्ट करना, या तो बिल को पास करना विद कंसिडरेशन, या तो बिल को बैठे रहना, नो एक्शन लेना। ठीक है, ये 4 है, ध्यान से समझना। ये 3 केस में क्या होता है हमें भी पता है, जो कि हमने यहां ऑलरेडी डिस्कस किया, टाई होता है। तो यहां भी अगर बिल टाई हुआ, बिल पास हो गया तो ठीक है, बिल अगर पास हो गया तो आगे बढ़ेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर यहां पे टाई हो जाता है इन व्हाटएवर द केसेस जो भी हमने डिस्कस किया, तो यहां पे जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। अब समझ में आया, यहां पे जानबूझ के जॉइंट सिटिंग का प्रावधान रखा गया था। कहां पे, रिगार्डिंग ऑर्डिनरी बिल, किसको पावर देने के लिए, लोकसभा को ज्यादा पावर देने के लिए, मगर यहां पे जॉइंट सिटिंग जानबूझ के हटाया गया। क्यों, ताकि लोकसभा को ज्यादा पावर ना मिले। सो इसीलिए मैंने कहा दोनों को बराबर का पावर मिला है। तो सर अगर ऐसा हुआ तो कि अगर एक घर एग्री कर रहा है और ये टाई हो जा रहा है, तो अगर टाई हो रहा है, टाई का मतलब है कि कैंसल। संविधान को अगर पास करना है, पास करना है बोल रहा हूं, अगर अमेंड करना है तो दोनों घर को एग्री करना होगा, फिर जाके अमेंडमेंट होगा। अगर एक घर ने पास किया, दूसरा घर ने फेल किया, तो ये अमेंडमेंट फेल हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन केस ऑफ बोथ द हाउसेस। ठीक है, दोनों घर के रिलेटेड में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आपके बुक में नहीं लिखा है, ध्यान से समझ लेना। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, जहां पे हम इसको समझ लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कैसा है इसका देखते हैं। ये 3 सिचुएशन है जहां पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है, एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होता है, और एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे ये दोनों का पावर बराबर होता है। क्वेश्चन गारंटीड आता है, हर साल आता है, हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूं। तो कौन सा सिचुएशन है जहां पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, मैंने आपको डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, एकदम इजीली बताया, जब मनी बिल का होता है। सो मनी बिल में रिलेटेड कैसे पावर होता है कि सिर्फ बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकसभा में। सो मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। सेकंड पॉइंट, ऑर्डिनरी बिल जब जॉइंट सिटिंग होता है, और जॉइंट सिटिंग में जब
प्रिसाइड किया जाता है, और ज्वाइंट सिटिंग में ज्यादा पावर किसको दिया जाता है? लोकसभा को। तो लिख सकते हैं व्हेन देयर इज अ टाई बिटवीन बोथ द हाउसेस रिगार्डिंग एनी ऑर्डिनरी बिल देन अ ज्वाइंट सिटिंग इज कंडक्टेड एंड इन दैट ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा ऑलवेज डोमिनेट्स बिकॉज ऑफ इट्स मेंबरशिप या बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज स्ट्रेंथ। क्लियर है? तीसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। क्लियर है? नेक्स्ट, जब नेशनल इमरजेंसी को जब प्रोक्लेम किया जा रहा है या जब डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी जस्ट हल्का सा समझना, जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू किया जाता है, सो डिसकंटिन्यू करने का पावर होता है लोकसभा के पास। क्लियर है? जब स्टार्ट होता है, कंटिन्यू होता है, और फिर जब उसको बंद करना होता है तब वो लोकसभा के पास पावर होता है। सो ये 4 सिचुएशन में लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। क्या और सिचुएशन भी है? बिल्कुल है। क्या और भी लिख सकते हैं? जी हाँ, आप लिख सकते हो। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां राज्यसभा सबसे ज्यादा पावरफुल है? ध्यान से समझना, हमारा संविधान में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप देखोगे शेड्यूल नंबर कितना 7, वो एक है शेड्यूल नंबर 7, एक इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब कितना पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, कितना पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ठीक है? अब यहां पे जब आप समझोगे तो ये पावर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 लिस्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, ये लिस्ट है। ठीक है? एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। एकदम स्पीड बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये क्या होता है? मान लो कुछ घर के काम ऐसे हैं जो कि सिर्फ आप कर सकते हो क्योंकि आप बच्चे हो। कुछ घर के ऐसे काम होते हैं जिसको आपको नहीं करना है, सिर्फ मॉम कर सकती है। कुछ घर के काम ऐसे हैं जो ना मॉम करेगी ना आप करोगे, डैड करेंगे। समझ में आ रहा है? उसी हिसाब से संविधान में काम डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 जन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मगर 2 सरकार में से कौन सा सरकार कौन सा टॉपिक पे नियम बनाएगा, उस पर बहस होना चाहिए, उस पर झगड़ा तो होता रहेगा। तो इन लोग बोले फिक्र का कोई बात नहीं, हमारा जितना भी मुद्दा है, जितना भी टॉपिक है, उस सारे टॉपिक को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। 3 कैटेगरी क्या? यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है या फिर यूनियन गवर्नमेंट बना सकेगा। स्टेट पे ऑफ कोर्स स्टेट, और कंकरेंट पे यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये दोनों मिलके इसको बना सकते हैं। अब और एक चीज क्या है कि सर यूनियन में तो ये बनाएंगे, स्टेट में ये बनाएंगे, कंकरेंट में ये बनाएंगे, ये तो क्लियर है, बट अभी आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जहां पे राज्यसभा ऐसा पार्लियामेंट का एक्शन ले सकता है और वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉ बना सकता है। ठीक है? समझ में आया? तो राज्यसभा के पास ये एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकता है, उसके ऊपर भी नियम बना सकता है। तो यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे कि राज्यसभा ऑथोराइज करता है, ऑथोराइजेस किसको? पार्लियामेंट को। ओके, क्या करने के लिए? लॉ बनाने के लिए, टू मेक लॉ। ओके, किस चीज पे? ऑन स्टेट लिस्ट। सो राज्यसभा क्या करता है? इट ऑथोराइजेस द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन ये जो पावर है जो सिर्फ राज्यसभा कर सकता है, कोई और नहीं, वो है ऑल इंडिया सर्विस। इसको क्रिएट कर सकता है। जैसे मान लो अभी है आईपीएस के लिए इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईआरएस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस। वैसे ही अगर मान लो कुछ एक नया सर्विस अगर निकालना हो, जैसे डिबेट ज्यादातर किया जाता है ना कि आजकल के टाइम में इंडिया गवर्नमेंट को एक टीचिंग सर्विस भी निकालना चाहिए, आईटीएस, इंडियन टीचिंग सर्विस। मान लो ये ऑल इंडिया लेवल अगर ऐसा निकला आईटीएस, इंडियन टीचिंग सर्विस, तो वो निकाल कौन सकता है? उसे राज्यसभा निकाल सकता है। सो राज्यसभा क्या करता है? इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू डू व्हाट? टू क्रिएट व्हाट? ऑल इंडिया सर्विस। सो राज्यसभा ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, सोल डी फैक्टो या फिर डिजॉल्व पार्लियामेंट भी इसको कहा जाता है। मतलब मान के चलो अगर किसी भी दौरान लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है और लोकसभा नया फॉर्म नहीं हुआ है, उस दौरान सिर्फ राज्यसभा एक माई बाप बन के बैठा हुआ रहता है। सो उस सिचुएशन में राज्यसभा को सोल डिफेक्टो रूलर कहते हैं, सोल डिफेक्टो हाउस कहा गया है, क्योंकि ये तो कभी डिजॉल्व नहीं होता, ये तो बेचा 5 साल में डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व पार्लियामेंट के तौर पे या फिर सिंगल हाउस के तौर पे पार्लियामेंट बन के काम करता है। इस सिचुएशन में राज्यसभा को ज्यादा पावर दिया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? कौन सा सिचुएशन में दोनों को इक्वल पावर दिया गया? ऑर्डिनरी बिल। सर ऑर्डिनरी बिल में कैसे? चाहे इस बिल को इंट्रोड्यूस करना हो या पास करना हो, दोनों घर के पास से पावर है। फिर ये क्या है? कैब, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान को संशोधन करने का बिल। इसको चाहे आप इंट्रोड्यूस करो या इसको आप पास करो,
ये दोनों के पास ही पावर इक्वली दिया गया। याद है, कोई एक घर का मनमानी दूसरा के ऊपर नहीं चलेगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को अगर आपको इम्पीच करना है, अगर प्रेसिडेंट को उसके सीट से निकालना है या प्रेसिडेंट के मामले में आपको अगर वोट वगैरह करना है, तो यहाँ पे दोनों घर को आपको इक्वल पावर दिया गया है। याद रखना, इलेक्शन हो या इम्पीचमेंट हो, दोनों ही दौरान में वोट किया जाता है और इसमें दोनों के घर को पावर दिया जाता है। प्रेसिडेंट वाला चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है या इलेक्ट करना है, ये दोनों का पावर दोनों घर को दिया गया है। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा आता है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चंस में। एक बार देख लेते हैं क्या है, वो है पार्लियामेंट के अलग अलग पावर्स। पार्लियामेंट के अलग अलग पावर्स क्या है, एक बार हम स्पीड डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने अभी आप इस चैप्टर तक अगर बने हो तो आपको बहुत सारी चीज़ पता चल गया होगा कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या चीज़ करने का पावर है, उसी को अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। सबसे पहला फाइनेंस, पैसा रिलेटेड। फाइनेंस मतलब पैसा रिलेटेड। पैसा रिलेटेड पावर क्या है कि यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि यहाँ पे यूनियन बजट वो हर साल डिक्लेयर करता है। कब डिक्लेयर होता है? 1 फरवरी को। उस यूनियन बजट में कितना टाइम तक अप्लाई होता है? वो फाइनेंशियल ईयर तक अप्लाई होता है, मतलब 1 अप्रैल। अभी जो इस बार का जैसे बजट आया था वो है 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक हमारा यूनियन बजट आया है। आप जाके एक बार देख लेना। सो यूनियन बजट में क्या लिखा रहता है, हमारा कितना रिसीट और कितना एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसका डिटेल यूनियन बजट में लिखा होता है और यूनियन बजट लाता है और यहाँ पे पार्लियामेंट ये काम करता है। सेकंड में है सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिलेटेड है उनको चेंज करना, उनके लिए कानून लाना या उनको कंट्रोल करना सिर्फ पार्लियामेंट के पास में ही पावर है। ठीक है। नेक्स्ट, टैक्सेशन रिलेटेड। यहाँ पे नियम लिखा है कि आप कोई भी टैक्स को इंडिया में आप लागू नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब नो टैक्स शैल बी लेवाइड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये लिखा गया है कंपलसरी कि कोई भी टैक्स आप उन्हें मनमानी से नहीं लगा सकते, पार्लियामेंट का अप्रूवल लाना जरूरी है। सो इसीलिए टैक्स कोई सा भी लाओ आप पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होगा। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री ग्रांट। ध्यान से समझना, मान लेते हैं कि हम तो एडवांस प्लानिंग करते हैं, जैसे हमने तो 2027 तक का बता दिया कि हमारा कितना खर्चा होने वाला क्या है। अगर मान लो हमारा जो करंट प्लान है उस करंट प्लान अगर वो सफिशिएंट नहीं होता है, अगर वो फंड खत्म हो जाता है, मान लो एक स्कीम रिलेटेड या एक एजुकेशन रिलेटेड हमने कुछ फंड रखा, कुछ बजट में अलॉट करके रखा, अगर वो पैसा खत्म होने लगा तो क्या करेंगे, हमें तो और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा। सो वो और एक्स्ट्रा पैसा को जो न्यू डिमांड जो होता है, एक्स्ट्रा पैसा का जो नया डिमांड होता है उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। सो सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट। कब? अगर उनका जो करंट जो पैसा होल्ड करने का कैपेसिटी है, जितना बजट को अलॉट किया गया था वो खत्म हो जाता है, वो ड्राई अप हो जाता है, सो एडिशनल ग्रांट मंगा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, ये हो गया फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल पावर इतना पार्लियामेंट के पास रहता है। नेक्स्ट है इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल का पावर मतलब समझना, इलेक्ट करने का पावर। इलेक्ट करना मतलब उनको चुनना। वो कौन करता है, किन किन का इलेक्शन में हम चुन सकते हैं पार्लियामेंट लोग? एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बाद में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उसके बाद में डेप्यूटी चेयरमैन। ये 4 पोस्ट को पार्लियामेंट लोग चुनते हैं या इलेक्ट करते हैं। चैप्टर जब आएगा डिटेल में जान लेंगे कैसे। मैंने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में तो बताया। डेप्यूटी स्पीकर क्या है? सिंपल, स्पीकर का वाइस, जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है वैसे डेप्यूटी स्पीकर भी स्पीकर का सेकंड लेवल पे, सेकंड इन कमांड होता है कि अगर स्पीकर अगर एब्सेंट किया फॉर एनी रीजन तो डेप्यूटी स्पीकर आके काम अपना करेगा। और चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ का? राज्यसभा का। अभी यहाँ पे देखो वाइस प्रेसिडेंट मत लिख देना, ठीक है, आप फंस जाओगे। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे मत लिख देना। और एक चीज़ आप जानना कि नहीं सॉरी मैं मिस्टेक, मैं वो नहीं बोल रहा था। वाइस प्रेसिडेंट तो यहाँ पे चुन के आ गया, मैं नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप डायरेक्ट चेयरमैन मत लिखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि चेयरमैन का कोई इलेक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्टोरल में अगर आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा। हालांकि हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी लिख चुका है, पर यहाँ वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अलग है। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब एक बार ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव जो है, जो देश को चलाएंगे, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसके लिए? किनको जवाबदेही होंगे? पार्लियामेंट को, और स्पेसिफिकली लोकसभा को। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो देश को चला रहे हैं, वो हमेशा जवाब देंगे पार्लियामेंट को, स्पेशली लोकसभा के घर को, और ये कंपल्सरी लिखा गया है। इसका मतलब जितने नेता लोग हैं उतने एग्जीक्यूटिव लोग को ये लोग बैंड बजाते रहेंगे, इनसे सवाल पूछते रहेंगे, उनसे जवाब मांगते रहेंगे,
और ये पावर को एक्सरसाइज करने के लिए यहां पे लाया गया है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सवाल पूछेंगे किनसे, उनसे जो अभी देश चला रहे हैं मंत्री लोग से। नेक्स्ट जीरो आर, सेम वही चीज का कंटिन्यू डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा नहीं जाएंगे। नेक्स्ट एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम सवाल किसको पूछते हैं, जो अभी देश को चला रहे हैं। तो देश को चलाने का जो पावर है वो क्यों दिया गया, वो क्यों उनको पावर दिया गया और उनको क्यों सवाल पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको याद रखना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ तक इतना ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, स्पेशली लोकसभा, याद रखना, ठीक है। जवाबदेही उनका होता है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव लोगों को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना। मैंने आपको बोल चुका था कि 3 प्रकार का लिस्ट होता है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव काम क्या क्या होता है, वो यूनियन लिस्ट पे लॉ बना सकता है, वो कंकरेंट लिस्ट पे लॉ बना सकता है, वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है। इस पे मैंने स्टेट लिस्ट पे डिस्कस कर दिया था, याद है अभी कुछ टाइम पहले। अब ये वाला याद रखना, कंकरेंट लिस्ट पे प्लान बना दिया। तो सर अगर मान लो कि यहाँ पे स्टेट ने भी उसी टॉपिक पे लिस्ट बनाए, अगर और सेंटर ने भी उसी टॉपिक पे लॉ बनाए, तो किसका लॉ को माना जाएगा, हमेशा सेंट्रल या यूनियन का लॉ को माना जाएगा। क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, उसमें वो टॉपिक होते हैं जिसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। अगर दोनों ने लॉ बनाए और दोनों क्लैश हो रहा है तो हमेशा सेंटर का लॉ को माना जाएगा, स्टेट का नहीं। बस इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ेंगे। बस इतना समझना, ये प्रेसिडेंट के पास लॉ बनाने का एक पावर होता है और ये ऑर्डिनेंस का अप्रूवल हमेशा पार्लियामेंट में किया जाता है। सो ऑर्डिनेंस का पावर भी लेजिस्लेटिव पावर होता है, किसका, पार्लियामेंट का। नेक्स्ट जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर मतलब इतना समझना कि उनको जज करेंगे, उनको पेनलाइज करेंगे, उनको ऊपर कार्रवाई होगा। सो प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है, इम्पीच करना है मतलब अगर उनको पद से निकालना है, वो पावर भी पार्लियामेंट के पास है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है, रिमूव करना है, तो उसका भी पावर पार्लियामेंट के पास में है। इनका डिटेल चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट मेंबर्स लोग अगर बहुत कचर कचर किए, जैसे मैंने कहा था स्पीकर के पास पावर रहता है, याद है, द स्पीकर कैन डिसमिस और सस्पेंड द मेंबर और एनी मेंबर इन केस ऑफ एनी इनडिसिप्लिन इन द हाउस। तो उसीलिए वैसा जुडिशियल पावर दिया गया है। तो कोई भी मेंबर्स के ऊपर भी जुडिशियल कार्रवाई हो सकता है, स्पीकर या फिर उनका चेयरमैन के द्वारा। नेक्स्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज को भी रिमूव कर सकते हैं पार्लियामेंट में, जो कि हम जुडिशियरी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है, समझ में है। नेक्स्ट संविधान को संशोधन करने का पावर, मेजॉरिटी, संविधान को संशोधन करना है तो आपको अलग अलग प्रकार का मेजॉरिटी चाहिए। ये चीज आपका बुक में नहीं लिखा है, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझ लेना। अगर आपको संविधान को एडिट करना है या संविधान को अगर आपको अमेंड करना है तो उसको करने का 3 रास्ता है। 3 रास्ता क्या, कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी, मान लेते हैं अगर घर में टोटल 100 लोग हैं तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना, जितना नंबर आएगा उसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अच्छा, इसमें एक चीज और जानना कि +1 भी होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 +1 मतलब 100 का 51, जो 51 हुआ उसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है। तो कुछ कुछ टॉपिक में हमें सिंपल मेजॉरिटी का जरूरत पड़ता है, उससे ज्यादा का नहीं। अब 2 टॉपिक जान लेना कि कौन से टॉपिक में इसका होता है। एक एग्जांपल लिखोगे वो भी ज्यादा है। मान लो अगर कोरम के रिलेटेड अगर टॉपिक है कोरम, या फिर टॉपिक है एमपी लोगों का सैलरी, एमपी लोगों का सैलरी, इस पे अगर कुछ बातचीत करना है तो वो कौन सा कैटेगरी में जाएगा, वो सिंपल मेजॉरिटी का कैटेगरी में जाएगा। कि इसको अगर संविधान में संशोधन करना है तो हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ऐसे टॉपिक को डील करने के लिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, सबको याद करने का दरकार नहीं है। नेक्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब यहाँ पे 51% या फिर 51 का तो वोट चाहिए, उसके साथ साथ उस दिन घर पे 2/3 लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है कि नहीं। प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब मान लीजिए कि उस दिन टोटल घर का मेंबर है मान लीजिए 100 टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मगर उस दिन प्रेजेंट हुए थे कितने, 90। ध्यान से समझना। तो इस रूल के हिसाब से, स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से आपको 2 रिक्वायरमेंट पूरा करना है। क्या, एक 51%, उसके साथ में 2/3। सर 51% किसका, मैक्सिमम स्ट्रेंथ,
घर का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका 51%, और उसके बाद 2/3 कौन, जितने लोग वहां पे प्रेजेंट और वोटिंग है, मतलब जितने लोग वहां पे क्या बोलते हैं प्रस्तुत है या उपस्थित है, उन लोग का वोट किया जाएगा, जो लोग एब्सेंट है उनका नहीं। तो इसीलिए मान लेते हैं कि अगर 100 लोगों का उस घर में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो 100 का 51% कितना होता है, दैट इज 51। तो 51 लोगों का वोट चाहिए, प्लस पूरा उस दिन जो प्रेजेंट है, उस दिन कितना प्रेजेंट है 90, तो 90 का 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, वो हो गया 60। तो 51 लोगों का तो वोट चाहिए, उसके साथ में और 60 लोगों का भी वोट चाहिए। ऐसे केस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है। और ये स्पेशल मेजॉरिटी कब चाहिए होता है पता है, जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हमें बहुत स्पेशल काम के लिए है, स्पेशल काम के लिए है इन द सेंस में, जैसे मान लेते हैं अगर फंडामेंटल राइट का कुछ बदलाव करना है, अगर फंडामेंटल राइट रिलेटेड को चेंज करना है, तो हम वहां पे स्पेशल मेजॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, सैलरी का बात, कोरम का बात, स्पेशल मेजॉरिटी, फंडामेंटल राइट, और एक जान लेना आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर नहीं पढ़ा है देन कोई बात नहीं, बस एग्जाम्पल को याद कर लेना। नेक्स्ट, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में प्लस रेटिफिकेशन भी चाहिए। यहाँ रैट लिखा, रैट मतलब रेटिफिकेशन, मतलब उसको रेटिफाई करना है। इसका मतलब कुछ टॉपिक ऐसा है जहां पे ये स्पेशल मेजॉरिटी तो हमें चाहिए, उसके साथ में हाफ ऑफ जितने भी स्टेट्स हैं हमारे स्टेट्स जितने भी हैं उसके हाफ कम से कम हमें चाहिए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, इस टॉपिक को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये क्या होता है, इंडिया में जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है, अब फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल करेंगे देन बहुत टाइम चला जाएगा। बस इतना समझना कि सेंटर और स्टेट का जो रिश्ता है, इन रिश्ता को फेडरल स्ट्रक्चर कहा गया। ये रिश्ता के मामलों में जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक में बदलाव अगर करना है तो सिर्फ सेंटर से नहीं पूछा जाएगा, स्टेट से भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए ये सारे टॉपिक जो स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो उस टॉपिक में बदलाव करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन चाहिए। यहां तक क्लियर है। एक एग्जांपल, जैसे क्या, जैसे मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिलेटेड में अगर कुछ चेंज करना है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उस केस में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन चाहिए। ये समझ में आए? अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस पे जितना डेप्थ जाएंगे उतना कम है, और भी डेप्थ जा सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आया तो आप मेरे को बताना कि सर ये समझ में नहीं आया, ये बता दो, जितना हो सकेगा सारा करेंगे। मैंने आपको कहा ना, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी में आपके लिए पूरा लेके आऊंगा। आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, ट्रस्ट मी, कि 10 के बाद अगर आप कोई सरकारी एग्जाम भी आप अगर देने जा रहे हो ना, अगर भी मान लेते हैं तो भी आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे। मैं उस लेवल का आपको बताऊंगा 110%। ठीक है, सो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा आपको, ये समझ में आया कि हाँ मेरा पढ़ाना ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, या मेरा एफर्ट अगर वर्थ इट है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। आपका फीडबैक जो कुछ भी है आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और इसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये अब प्लेलिस्ट बनने वाला है क्या, हिस्ट्री सिविक्स का। हम सिविक्स का और हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैंने कमेंट सेक्शन, नॉट कमेंट मतलब पोस्ट के सेक्शन में, जो कम्युनिटी सेक्शन होता है वहाँ पे मैंने पूरा शेड्यूल बना के दे दिया है। अब उसको अपलोड होते रहेंगे, आप उसको टाइम देखते रहना, और इस चक्कर में पढ़ाई अपना करना मत भूलना। ठीक है, समझ में आ गया? ऑल ओके। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। टिल देन पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।